इसमें एक ये वैसे तो मैंने, मुझे याद नहीं आता, इसके अंदर रिकॉर्डिंग में आपको शेयर कर देता, लेकिन चले अभी आप पूछ लो जो पूछना है। इसमें डोनेशन है नॉन करंट एसेट की जी, उसमें जो डेप्रिसिएशन है वो इनकम में भी लिखी हुई है उसकी। माशाल्लाह, तो क्या है? मैंने डोनेशन के बारे में क्या बताया था वो पता है कि वो नॉन करंट एसेट में जाएगा करंट लायबिलिटी, और फिर नॉन करंट एसेट में जाएगा तो डेप्रिशिएट होगा, और लायबिलिटी में जाएगा तो अमोर्टाइज होगा, जस्ट लाइक गवर्नमेंट ग्रांट। अब दोबारा बताऊं सर, तो सर वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में भी जा रहा है, फिर इनकम में भी जा रहा है, फिर वही बात। जब आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट में नॉन करंट एसेट मिलता है, किधर किधर लिखते हो? जब एसेट कोई आपको इन गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाए एसेट फॉर्म में, क्या एंट्री पास करते हो? एसेट में भी लिखते हो, डेफर्ड ग्रांट में भी लिखते हो, फिर एसेट डेप्रिशिएट करते हो, ग्रांट अमोर्टाइज करते हो। अब जरा बात सुने फिर मजीद देखिए, आपको एक नॉन करंट एसेट मिला, डोनेशन के बारे में ये तो पता है ना कि आपने उसको किस में लिखना है, डोनेशन को किस में लिखना होता है, लायबिलिटी। अगर नॉन करंट एसेट वाली डोनेशन मिले उसको नॉन करंट लायबिलिटी में भी लिखना है और एसेट में भी लिखना है। अब आपको 50,000 का एक एसेट मिला डोनेशन के तौर पर, एसेट तो है, एसेट में चला गया, अगर ये नॉन करंट एसेट है तो ये डेप्रिशिएट भी। दूसरा, आपने इसके पैसे दिए नहीं दिए ना, तो फायदा है ना, ये मुफ्त में मिल गया आपको। अब जो फायदा है, क्या एक ही दफा इनकम में लिखोगे या ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट अमाउंट थोड़ी थोड़ी करके इनकम लिखोगे? क्योंकि इसको आपने ओवर द 5 ईयर या 10 ईयर इस्तेमाल करना है, तो फिर फिलहाल हम इसको किधर लिख दें, नॉन करंट डेफर्ड कंट्रीब्यूशन के नाम से, और उसको ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, एसेट के नाम पे है तो डेप्रिशिएट होता जाएगा, लेकिन ये हमारी इनकम भी है, लेकिन सारी इकट्ठी इनकम नहीं लिखनी। ये कितने सालों की इनकम है? 5 सालों की है, तो 5 सालों के ऊपर लिखेंगे ना, तो फिर वैसे ही जैसे गवर्नमेंट ग्रांट करते हैं, ठीक है, क्लियर। और सर इसमें एक्सपायर्ड मेडिसिन थी, उसने वो एक्सपेंस में लिखी। कौन सी एक्सपायर्ड मेडिसिन? वो तो वो क्लोजिंग स्टॉक से माइनस हो जाएंगी ना, तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंस हो गया। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक काम करते हो तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती है, तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ने से एक्सपेंस आउट हो तो गई। और पॉइंट गुड, बाकी किसी ने कुछ सवाल किया तो कुछ पॉइंट पूछना है तो पूछ ले, ठीक है सर। चलिए इसकी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, अगर किसी ने कोई चीज और देखनी होगी तो देख लेगा, ये बड़े अच्छे पॉइंट थे। अच्छा, अब ना अगले जो सवाल है, अच्छे सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है, लेकिन मैंने नहीं करवाना लगा, इसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप खुद ही कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेना, क्योंकि इस पहले तो ऐसा था कि अभी एक दिन इन्होंने और ले लिया मुझसे कॉस्ट के लिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले ना कल FR1 की क्लास करते हैं। आपको जल्दी आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, ये प्रॉब्लम है तो इस तरह ये है कि ये हो जाएगा कि हमारा काम ज्यादा हो जाएगा। कॉस्ट की क्लास को ना हम लेट कर देते हैं थोड़ा, उसको उनको ना एक ही टॉपिक करवाते हैं, और आपकी क्लास जल्दी कर देता हूँ ताकि ना अब हम ना नॉन करंट एसेट को पकड़ लें और उसको 4-5 दिन के अंदर ना पूरा पढ़ लें। डेली बेस पे एक चैप्टर की थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और मैंने मेन सवाल ही करवाने, तो कल से 2024 से शुरू करते हैं और 2015 तक नॉन करंट एसेट के सारे सवाल कर देते हैं। और मैं, अगर आपने बहुत ही अच्छी तैयारी करनी तो मैं तो आपको सिर्फ नॉन करंट एसेट करवाऊंगा, आपने उस जो पेपर हम हल कर रहे होंगे उसमें कैश फ्लो और एनपीओ का सवाल भी कर देना, वो खुद से कर देना, उसमें तो कोई मसला होगा तो अगले दिन मुझसे आकर पूछ लेना, मैं सिर्फ नॉन करंट एसेट ही करवाऊंगा। जैसे हमारा नॉन करंट एसेट खत्म होना, आपका क्या क्या खत्म हो जाना चाहिए, एनपीओ भी और कैश फ्लो। फिर उसके बाद पीछे बचेगा क्या? अगर आप हमारे ये टॉपिक तैयार हो जाए, एनपीओ और कैश फ्लो और नॉन करंट एसेट, पीछे तो वो छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं, तो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और बस थोड़ा सा इसको ना प्रोफेशनली लो, अभी भी कुछ जो आप लोग पढ़ने वाले हो ना, वो एफएससी की तरह इसको याद करते हो, ये जवाब में सवाल ऐसे नहीं आना। यानी कल मैंने एक स्टूडेंट का सवाल देखा, मैं स्टूडेंट का नाम तो नहीं बताऊंगा, उसने ये देखा कि किसी का जवाब देखकर लिखकर आ गया मेरे पास, आंसर उसका ठीक, ऊपर उसने ओपनिंग स्टॉक लिखा ही नहीं हुआ, मैं लिखना भूल गया, लिखा ही नहीं हुआ ओपनिंग स्टॉक, लेकिन जवाब ठीक है। मैंने कहा ये कहते जवाब यही है, मैंने कहा मेरे भाई मान लिया जवाब ये है,
मैंने कहा जवाब कैसे आ सकता है, ओपनिंग स्टॉक तो आपने लिखा ही नहीं हुआ। तो उसने जवाब याद किया हुआ था। एक मैंने एफएससी के ऊपर पढ़ाया थोड़ी अरसे के लिए, तो एफएससी में ना एक रेडियस होता था और एक डायमीटर होता है। अब डायमीटर को 2 पे डिवाइड करो तो रेडियस आ जाता है। अब उस बीएससी को या एफएससी को मैं पढ़ा रहा था, तो वो यहाँ पर ना आंसर आ गया 10। अब ना उसने 2 पे डिवाइड करके लिख दिया 5, क्योंकि रेडियस चाहिए था, लेकिन उसने ये शो नहीं किया कि ये रेडियस से डायमीटर है। उसने सिंपल जो आंसर आ रहा था 10, उसने 2 पे डिवाइड कर दिया 5। अब जो सवाल चेक करवाने आया बच्चा मुझे, मैंने कहा ये 5 कैसे है? कहता 10 को 2 पे डिवाइड करके। मैंने कहा 2 पे क्यों डिवाइड किया? कहता बस सोल्यूशन भी ऐसा है। तो ये हमने ना सोल्यूशन को चैलेंज करना होता है, रिपोर्टिंग में नहीं, कॉस्ट में। क्या सोल्यूशन जो उसका है मैंने भी वैसा ही जवाब निकालना है, लेकिन अपने तरीके से। ये होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर जैसा बंदा अगर वो कर जाता है ना, ये तो गया ऊपर, नहीं उसका सी हो गया। अच्छा ये भी 29 तक हो गए हमारे। 30 बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये आपने खुद करना है। मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा। 31 पे आ जाए, यहां से हमारे मेन सवाल शुरू हो रहे हैं। टोटल 33 है, 34 है, 31। अच्छा ये भी आसान सवाल है, ये भी आप खुद करो। इसकी भी रिकॉर्डिंग ही मिल जाएगी आपको, अगर आपको चाहिए हो तो एक दफा कर लेना, या एक दफा रिकॉर्डिंग सुन के फिर कर लेना। हम चलते हैं ताकि आपकी थकावट होने से पहले पहले आज का काम हो जाए। यहां से इस नेचर के आजकल सवाल आ रहे हैं, बहुत आसान। यानी जो पहले वाले सवाल है ना 31 तक, वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अब जो सवाल अब आ रहे हैं ना एनपीओ के अंदर, वो बहुत आसान। हाँ अगर उसने सिर्फ एनपीओ दिया, जो कि बहुत रेयर चांसेस, बड़े सवाल के चांसेस है ही नहीं, छोटे सवाल के चांसेस है। जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, मुझे लगता है, बाकी तो अल्लाह को पता, मुझे लगता है कि आज के पढ़े हुए में से अगर एनपीओ का सवाल आया ना तो इसी में से आए, और वो है भी आसान। हुआ ये कि जब मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ गई मार्केट के अंदर, और मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा सोर्स होता था एनपीओ। मतलब लोग क्या करते थे, पैसा अगर ट्रांसफर करते थे या ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते थे, तो वैसे ही एक एनजीओ टाइप बना लेते थे और कहते थे जी वो अपना ही पैसा उसमें डाल के सैलरी या किसी और नाम से एनपीओ से निकाल लेते थे। अब वो पैसा उनका अपना होता था, कहते थे हमें चंदा मिला है, वो कहते थे जी हमने फंड रेजिंग की थी, पैसा मिला था। अगर आपके पास 50 करोड़ है और वो आप चाहते हो कि वो गवर्नमेंट की नजर में आ जाए, गाड़ी खरीद लो या उसको इस्तेमाल करो, और आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हो या आप किसी ऐसी जगह पर हो कि आप एफबीआर के रिडार पे हो, तो अगर आप 50 करोड़ खर्च करोगे तो आपसे पूछेंगे कि भाई ये पैसा आया कहां से। वो तो पैसा आपने अदर इनकम है, आपकी मेन काम जो आपका उसके तो इलावा है। मतलब वो कहते हैं ना कि इतनी सैलरी इतनी ऊपर से कमाई है, वो तो आपकी ऊपर की कमाई है। अगर आप ऊपर की कमाई लगाते हो तो नजर आती है, तो फिर आप एक छोटी सी एनजीओ या छोटा सा कोई सेटअप बनाओ, उसके अंदर उसकी फंड रेजिंग करवाओ, पैसे मिले आपको 10, 15, 50 रुपए, आपने कहा जी 5 करोड़ मिल गए, 50 करोड़ मिल गए। अब उसको अपने ही किसी सोर्स से निकाल लो, जैसे आप वहां पर काम करना शुरू कर दो, सैलरी के नाम से निकाल लो, आप वहां पर डायरेक्टर बन जाओ या कुछ ऐसा बन जाओ कि जिसकी वजह से, जाहिर सी बात है जो एनपीओ के अंदर काम करते हैं उनको भी तो सैलरी मिलती है ना, या किसी भी तरह से। तो फिर जब ये मामला बढ़ना शुरू हो गया, और खास तौर पर दहशतगर्दी भी थी, दहशतगर्दी में भी ये जो हमारे सारे तंजीमों के ऊपर पाबंदी लग गई है, इस्लामिक जो टाइप की मजहबी तंजीमें थी, उनमें भी यही तो मसला था। लोग कहते थे कि यहाँ ना फंड रेजिंग जो होती है ना, इनको जो पैसे मिलते हैं, जैसे अगर किसी बंदे ने इनको पैसे देने हैं ना मुजाहिदीन को, तो वो ना किसी तंजीम को दे देते हैं, और तंजीम रिकॉर्ड ही रखती, क्योंकि वो तो फंड रेजिंग कर रही है, वो तो चंदे इकट्ठे कर रही है, जैसे कुर्बानी की खाले इकट्ठी कर लेना या पैसे जमा कर लेना। तो वो उसके जरिए पे रूट होकर ना मुजाहिदीन तक पहुंच जाते थे। फिर इन्होंने कहा जनाब पाबंदियां लगाओ, तंजीमें खत्म करो, और अगर कोई तंजीमें हैं तो वो अंडर रेगुलेशन होनी चाहिए, ताकि पैसा जो दहशत गर्दों के तरफ जाना है, तो हम तो उन्हें मुजाहिदीन कहते हैं, लोग उन्हें दहशत गर्द कहते हैं। तो असल में अभी भी स्टिल आपको क्या लगता है कि ये जो मोस्ट ऑफ द केसेस जो डिफरेंट कंट्रीज की एनजीओ होती हैं, या वो भी ऐसा ही है? अब नाम तो बड़े बड़े नाम है, यूएसएड है, इसमें वो जो पैसा देते हैं पूरी दुनिया में, यूएसएड के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है।
बलूचिस्तान के अंदर कहते हैं कि जितनी आवाम नहीं है जितने वहां पर एनजीओ काम कर रही, वो सारे का सारा उनके पीछे कुछ और पर्पस होता है। हाँ, कुछ एनजीओ होती जिनका मेन खास काम होता है सोशल वेलफेयर, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। लेकिन उनको फिर रेगुलेट कर दिया, और रेगुलेट करने के साथ साथ ना एक स्टैंडर्ड भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, ASNPO, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर उसने कहा है कि भाई साहब, एक तो ये जो हम काम करते हैं ये भी ओके है, ये भी वही चीज है। अब उसका नाम उन्होंने कह दिया फंड अकाउंटिंग, यानी लोग एनपीओ की अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं, फंड अकाउंट, मतलब फंड कलेक्ट करते हैं ना। अब इसको भी दो तरीकों में फिर कैटेगराइज कर दिया। एक है डेफरल मेथड, और एक है रिस्ट्रिक्टेड मेथड। किसी को अगर मेरे पुराने एनपीओ के लेक्चर हथे चढ़ गए हैं तो उसमें रिस्ट्रिक्टेड मेथड किया हुआ है, अब हमारे सिलेबस में वो नहीं है। अब हमारे सिलेबस में सिर्फ डेफरल मेथड है, और डेफरल मेथड कोई नई चीज नहीं है, जो हम कर चुके हैं बस यही है, इसमें थोड़ी सी चीजें हेर फेर है बस। अब फंड अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है जनाब, वो कहता है कि, और डेफरल मेथड में शुरू कर चुका है समझो, कहते हैं फंड अकाउंटिंग के अंदर आप पहले ना अपने फंड्स को कैटेगराइज करें। एक का नाम है जनरल फंड, जिसको कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। जनरल फंड या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, ये वो फंड है जो आप किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते, ये वो फंड है जो किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जो बाकी टाइप्स ऑफ फंड है, मिसाल के तौर पे उसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड। अब ये फर्दर तीन टाइप के होते हैं। एक, आपको फंड मिल जाए, फंड मिले फॉर नॉन करंट एसेट, फंड मिला, ये बिल्कुल वैसे जैसे डोनेशन नहीं होती। क्या करोगे हम आज इसका, जो नॉन करंट एसेट के लिए फंड मिलेगा, एक आपने लिखना है एसेट के अंदर, और दूसरा आपने लिखना है नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। एसेट को डेप्रिशिएट करना है और लायबिलिटी को अमोर्टाइज करना है, और इसकी जगह कौन सी है, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट। ठीक है, जब भी कोई आपको नॉन करंट एसेट के लिए फंड मिले या कोई नॉन करंट एसेट मिल जाए तो उसका ये ट्रीट। फिर उसके बाद है सपोज वो कहता जी आपने एम्बुलेंस ही खरीदनी है, तो एम्बुलेंस के लिए जो फंड मिला वो नॉन करंट एसेट का हुआ ना। या वो कहता है जी आप ऐसा करें कि एक वार्ड बना लें, वार्ड समझते हो ना, कोई स्पेसिफिक हॉस्पिटल में कोई एडिशनल बिल्डिंग बनानी हो किसी मकसद के, तो वो जो नॉन करंट एसेट के लिए फंड मिलेगा वो किधर जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा और एसेट में जाएगा। दूसरा जो फंड मिलेगा वो किसी पर्पस के लिए होता है, और वो पर्पस भी लॉन्ग टर्म होता है। इसको सेपरेट फंड के नाम से लिखते होते हैं, सेपरेट फंड होता है। मतलब जिसकी लाइफ हो ना, जिस फंड की लाइफ हो वो फंड इसमें आता है, मतलब लायबिलिटी में जाएगा और अमोर्टाइज होगा। और जिसकी लाइफ नहीं है, मिसाल के तौर पर एक ऐसी जगह पर जो कोई एनपीओ है, वहां पर ना एनपीओ के अंदर बना दी जाती है एक जिम बना दी जाती है, और वो जिम जो है वो आप पता नहीं कितने, वो जिम के जो खर्चे हैं उनके फंड आता है, उसके ऊपर वो खर्चे जिम के फंड के ऊपर खर्च होते हैं। और वो जिम के लिए जितना भी फंड आता है उससे नो डाउट उसमें से एसेट भी खरीदे जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन एक नॉर्मल जिम को चलाने के लिए जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, या एक मदरसा है उसको चलाने के लिए जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, वो पैसे इकट्ठे भी होते रहेंगे, खर्च भी होते रहेंगे। वो कहते हैं कि कोई स्पेसिफिक फंड है ना एक मकसद के लिए, वो फंड इकट्ठा करके उसको स्पेसिफिक फंड के नाम से लिख दो, और जितने खर्चे हो गए उसमें से माइनस कर दिया। एक फंड होता है एंडोमेंट फंड,
ये भी रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन इसकी रिस्ट्रिक्शन किसी और तरह से होती है। एंडोमेंट फंड का तो नाम शायद आपने भी सुना होगा, सुना हुआ? आई कैप भी एंडोमेंट फंड देता है, किसी ने अप्लाई भी किया हुआ? चलो ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये दिल पे ना लेना, ठीक है? अगर आप एंडोमेंट फंड लेते तो सही करते। देखिए एंडोमेंट फंड का मतलब क्या? एंडोमेंट फंड का मतलब ये होता है कि जनाब आप ऐसा करो कि सपोज है आई कैप के पास या कोई एंडोमेंट फंड की पैसे आए, कितने पैसे आए? 1 मिलियन आया, ये एंडोमेंट फंड के नाम से। कहते हैं जी एंडोमेंट फंड होता क्या है? वो कहते हैं कि जनाब आपको जो 1 मिलियन मिले ना, इसको इस्तेमाल नहीं करना, इसको हाथ तक नहीं लगाना, ये इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। किस मकसद के लिए? किसी भी मकसद के लिए। कहते हैं फिर इस फंड का मकसद क्या हुआ? कहता है इसको ना इन्वेस्ट करो। क्या करो? इसको इन्वेस्ट करो। इसके ऊपर आने वाला जो सूद होगा, सपोज दैट 1 लाख है, जितनी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी वो पैसा आप अपने मेंबर्स या जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो कर दो। जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आपने नहीं छेड़। इसको कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हो, इसको फंड भी कह सकते हो, एक ही बात है। फंड का मतलब भी वही होता है। दोबारा बताऊं, एंडोमेंट फंड ऐसा फंड होता है जिसकी प्रिंसिपल अमाउंट किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल, हाँ जिस मकसद के लिए एंडोमेंट फंड मिला है आप एंडोमेंट फंड कर दो इन्वेस्ट, उससे जो पैसा आएगा, जो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी वो अपने मेंबर्स को दे दो, या जो जिस मकसद के लिए भी है। हाँ कभी कभी ऐसा होता है, वो कहता है जितने पैसे आपको मिलेंगे ना, कौन से वाला इंटरेस्ट के तौर पर, उसमें से कुछ पैसे री इन्वेस्ट भी कर दो। तो वो किधर जाएंगे? फिर वो एंडोमेंट फंड में जाकर ऐड हो जाएंगे, वो एंडोमेंट फंड में ऐड हो जाएंगे। ठीक होगी बात? इसमें अब फंड होगा मेन 3। एक जनरल फंड, अच्छा एक डेफर्ड फंड हो गया जो नॉन कंटेस्टेड के, एक स्पेसिफिक फंड और एक एंडोमेंट फंड। जनरल फंड फंड में जाएगा, नॉन कंटेस्टेड एसेट वाला फंड एसेट और लायबिलिटी में जाएगा, स्पेसिफिक फंड फंड में जाएगा, एंडोमेंट फंड फंड में जाएगा। लेकिन हर फंड अपने नाम से लिखा जाता है। जैसे हम पहले लिखते हैं ना फंड, अब क्या लिखेंगे? जनरल फंड, स्पेसिफिक फंड और एंडोमेंट। ओके होगी बात? अब एक और इंटरेस्टिंग बात, यहां तक ओके हो गया? दोबारा बता देता हूं, जनरल फंड ये हमारा वो ओरिजिनल फंड है। नॉन करंट एसेट का फंड एसेट में जाएगा और लायबिलिटी में जाएगा। स्पेसिफिक फंड फंड में जाएगा अपने नाम से, और एंडोमेंट फंड भी अपने नाम से। अब स्पेसिफिक फंड के अपने खर्चे और अपना कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट स्पेसिफिक फंड में प्लस माइनस होगा, वो इनकम में नहीं आएगा। दोबारा सुन लें, हर फंड के अपने पैसे उसके फंड में ऐड होंगे और उसके खर्चे उसमें से माइनस होंगे। तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? जनरल फंड के जो पैसे हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, बाकी कोई फंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। अब जरा सुनिएगा, मैं बना ही देता हूं, सुनाना क्या है। पेपर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस दफा आने के चांसेस हैं 6 से 8 नंबर का, वो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। पेपर में क्या आने का चांस है इस दफा? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। वो क्या चीज है, किस तरह से बनती है? पहले लिखेंगे नाम, अपना नहीं, एनपीओ का, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। ये किसका अल्टरनेटिव है भला? ट्रेडिंग एंटिटी में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। वो इक्विटी भी नेट एसेट को वैसे कहते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब फॉर द ईयर होता है या एज एट होता है? फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2020। आपके सवालों के अंदर जो डेट होगी ना, वो 2 डेट्स होंगी, या 30th जून 24 या दिसंबर 23। ये 2 डेट ही इस्तेमाल करें।
हाँ जी जनाब, सबसे पहले आपने लिख लेने हैं फंड, सब यहां पर लिख लें जनरल फंड, या इसका नाम क्या होता है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। फिर आप लिख लेना रिस्ट्रिक्टेड फंड में पहले लिख लेना स्पेसिफिक फंड, फिर लिख लेना एंडोमेंट फंड। अच्छा, फंड एक से ज्यादा भी, स्पेसिफिक फंड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और टोटल। इतना बड़ा नोट देकर लिखो कि आपको पता चल जाए नॉन करंट एसेट वाला फंड नेट एसेट में नहीं आता, नॉन करंट एसेट वाला फंड नेट एसेट में नहीं आता, क्योंकि वो लायबिलिटी में चला जाता है ना, वो फंड की अकाउंटिंग में आता ही नहीं है। नॉन करंट एसेट वाला फंड किसमें नहीं आता, नेट एसेट, वो आएगा तो लायबिलिटी और एसेट में चला जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे ब्रॉ डाउन ओपनिंग बैलेंस, जिसका जितना बैलेंस पड़ा होगा उसमें ऐड कर देंगे, ऐड सरप्लस, सरप्लस सिर्फ जनरल फंड का होगा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर किसका बनेगा, जनरल फंड का बनेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर किसका बनेगा, जनरल फंड का बनेगा। इन्वेस्टमेंट इनकम वो किसकी आएगी, एंडोमेंट फंड की। और ये वाला कौन सी आएगी, जो आपने री इन्वेस्ट की है। जो बाकी इन्वेस्टमेंट इनकम है वो इनकम में जाएगी, वो जनरल फंड बन जाएगा। इसमें कौन सी इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, सिर्फ जो आपने री इन्वेस्ट की है, क्योंकि एंडोमेंट फंड तो उसी से बढ़ेगा ना। रेलिवेंट एक्सपेंसेस, रेलिवेंट एक्सपेंसेस सिर्फ स्पेसिफिक फंड के होंगे। भला क्यों, जनरल में तो इनकम एक्सपेंडिचर में आ गया, एंडोमेंट के होते ही नहीं है, तो बाकी बच क्या गया, क्योंकि एंडोमेंट के तो वही इनकम जो आपने टोटल इनकम हुई ना, उसमें से जो उनको ट्रांसफर करती बस वही। या तो ऐसा करे टोटल इन्वेस्टमेंट इनकम लिख दो, जो उधर ट्रांसफर कर दिए वो माइनस कर, या इसमें लिखो इतनी जितनी री इन्वेस्ट हुई। लास्ट वन इज ट्रांसफर। ये क्या होता है बोला, किसी एक फंड से अमाउंट निकाल के दूसरे फंड में ट्रांसफर की जाती है, किसी एक फंड से अमाउंट निकाल के किसी दूसरे फंड में ट्रांसफर की जाती है। तो वो मोस्टली जनरल फंड से किसी भी फंड में ट्रांसफर की जा सकती है। जिस फंड में ट्रांसफर होगी उसमें ऐड, और जिस में से ट्रांसफर होगी, खत्म हो गया चेंज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। और इस दफा मुझे लगता है, मुझे तो वैसे हर दफा लगता है, क्योंकि अभी तक आया नहीं ना, जो चीज नहीं आती तो हर दफा लगती रहती है क्या, और यह बहुत आसान, और आएगा बस सवाल देगा ऐसे कि आपको समझ नहीं लगी। तो बस आपने भी तसल्ली रखनी है कि आपको आता है फॉर्मेट लिखना, जो कुछ आपको समझ लग रहा है वो एडजस्ट कर देना। क्लोजिंग बैलेंस, ठीक होगी बात। अब पेपर में अगर नेट एसेट्स की स्टेटमेंट नहीं आती तो फिर हम ना वो ब्रैकेट में वर्किंग कर देंगे, जनरल फंड प्लस सरप्लस माइनस ट्रांसफर, स्पेसिफिक फंड प्लस उसमें जो चीज कंट्रीब्यूशन उसको मिला। अच्छा यहां पर लिख दे, एक लाइन रह गई, माजरत माजरत, इनका कंट्रीब्यूशन भी आता है, यहां पर दरमियान में लिख ले, मैं रेड करके लिख देता हूं कंट्रीब्यूशन। वो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जो चंदा मिलना है, जिस फंड का चंदा मिले उसी फंड में जाकर ऐड हो जाएगा। और जो जनरल फंड का चंदा है वो किधर जाएगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। जनरल फंड का चंदा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, बाकियों का चंदा अपने अपने लेजर में आएगा। जी, इसको जल्दी में नहीं लेना, हमारा सारा दिन लग जाए, लेकिन इसको सीखना है। ओके होगी बात, यहां तक क्लियर है।
इसका सवाल करवाने से पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा दूं कि पेपर में थ्योरी भी आ सकती है, और उसके बाद मैं सवाल की तरफ, ठीक है। अब इसमें फॉर्मेट में तो कोई इशू नहीं है, अब तो बस सवाल ही है, दो तीन सवाल करेंगे इसके इंशाल्लाह, तो ये प्रेशर आपका खत्म हो जाएगा। और जरा सबसे पहले ना चैप्टर के स्टार्ट में चलो, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको हाईलाइट करवाता हूं। जब थक जाना तो बता देना, थोड़ी सी ब्रेक कर लेंगे। डोनेशन का तो सीधा ये होता है कि अगर नॉन रिस्ट्रिक्टेड हो तो इनकम में आ जाती है, रिस्ट्रिक्टेड हो तो लायबिलिटी होती है। हाँ, वो सेशन में कितने सालों की है उस हिसाब से फिर अमोर्टाइज हो जाएगी। मैं बता देता हूँ, पढ़ने वाली चीजें भी बता देता हूँ। ये देखें, एंडोमेंट फंड के बारे में सवाल के अंदर पूछा जा सकता है, ये चीजें आपने मैंने बता दी हैं, आपने इसको पढ़ के इसकी कोई 2-3 सेंटेंस दिमाग में अरेंज करने हैं, पूरा पैराग्राफ याद नहीं करना। ये तो इधर बुक में छोटा नजर आ रहा है, बुक पे लिखने लगे, रजिस्टर पे लिखने लगोगे तो पूरा पेज बन जाएगा। आपने 3 सेंटेंस से ज्यादा कोई चीज नहीं रखनी, 3 लाइनें, और वो आपने अरेंज कर लेनी है कौन कौन सी चीजें अच्छी हैं जो इनकी डेफिनेशन को पूरी करें। जैसे एंडोमेंट फंड ऐसा फंड होता है जिसकी प्रिंसिपल अमाउंट को हम यूज नहीं कर सकते, बल्कि उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम को यूज करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कुछ रीइन्वेस्ट हो जाता है, बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चलिए जी, अब आ जाए सवाल के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, कहता है पहला सवाल, कहता है प्रोफेशनल बॉडी of accountant set up a fund for financial support of the deserving student। ये आप लोगों का जिक्र हो रहा, उसने लिखा नहीं है आई कैप, वो कहता है a professional body of accountant set up a fund for financial support of deserving, for this purpose 100 million have been allocated, 100 million निकाला, that will be invested and 80% of the investment income shall be used for student and 20% investment shall be added to the fund, the fund investment shall be not available for use। कहता है कौन सा फंड है, एंडोमेंट फंड। ये पेपर में सवाल ऐसे आने के चांस हैं कि वो अगर 6-7 नंबर का सवाल बनाना चाहे ना तो वो आपको ना पैराग्राफ 2-3 दे देगा, वो कहेगा पहचानो जी एंडोमेंट फंड है, रिस्ट्रिक्टेड फंड है या जनरल फंड। अगला सवाल कहते हैं द हेल्थ केयर एनपीओ हैज रेज्ड मनी थ्रू स्पेशल मार्केटिंग ड्राइव इन विच ओवरसीज कंट्रीब्यूशन डिपॉजिटेड $100 each in the Save Life Fund account. The contribution shall be used for NPO routine operation which focus on the providing life-saving drugs to patient cannot afford the cost। कहता है रूटीन ऑपरेशन में आपने इस्तेमाल करना है, और एनपीओ है किसकी, वो उन लोगों की है कि जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं ना और मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कौन सा फंड हुआ, जनरल फंड, जो रूटीन में आ गया, जो उसने स्पेसिफिक कहते हैं आप किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, आपको कि सर यहाँ तो लिखा हुआ सेफ लाइफ फंड, वो ड्राइव का नाम है। ड्राइव कहते हैं कि जब आपने फंड रेज करना हो ना तो कुछ स्लोगन बनाते हो कि भाई साहब ये हमने इस मकसद के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो स्लोगन बनाते हो, लेकिन वो फंड आपने एनपीओ ने किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, रूटीन ऑपरेशन के लिए। ये तो ये जनरल फंड हो गया। आगे चलते हैं, कहता है एजुकेशनल एनपीओ है, set up a fund for the development of new school in the nearby rural area. The fundraising drive has been successfully as many people have contributed for the cause. The fundraising clearly stated that fund so raised shall only be used for construction and operation of school. Specific fund, restricted fund, ये क्या बोलते हैं, restricted fund। ये हो गया जनरल फंड, ये हो गया restricted। जब लफ्ज ओनली आ गया ना तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई चक्कर है। अच्छा, ये आपने ना एक दफा लाजमी पढ़ना है, सिर्फ ये नहीं, इसका ए बी सी डी के नीचे लिखी हुई चीजें, ये सारी चीजें मैंने बता दी है, बस एक नजर पढ़नी है, याद नहीं करनी, सिर्फ एक नजर पढ़ के छोड़ देना। फिर आ जाए जनाब, एक लफ्ज होता है फंड, एक लफ्ज होता है कंट्रीब्यूशन, दोनों में फर्क पता है। कंट्रीब्यूशन जो चंदा इकट्ठा किया,
कौन सा इकट्ठा किया, किस फंड में जाएगा? तो बात एक ही है, सपोज दैट आपने एक जनरल फंड है, एक स्पेसिफिक फंड है, एक एंडोमेंट फंड है। आप चंदा इकट्ठा करके आए हो, मतलब जहां से आपने वो ड्राइव की, मतलब फंड रेजिंग की, पैसे इकट्ठे करके आए हो। तो जब आपने अकाउंटेंट को दिए ना, तो अकाउंटेंट ने पूछा हाँ भाई ये चंदा किस मकसद के लिए है? हाँ जी ये इसका कोई मकसद नहीं है, मतलब किसी ने कुछ स्पेसिफाई शर्त, चलो जी जनरल फंड में लिख दो जी, ये घर बनाने के लिए है, रिस्ट्रिक्टेड फंड में लिख दो। ये वो एंडोमेंट फंड वाला है, एंडोमेंट फंड में लिख लो। मतलब कंट्रीब्यूशन क्या है? सोर्स ऑफ फंड। कंट्रीब्यूशन क्या है? सोर्स ऑफ फंड। तो अब इस सवाल के अंदर वो यही कह रहा है, कहता है ये इंडिपेंडेंट सिचुएशन में बताओ कि ये कौन सा फंड है या कौन सा कंट्रीब्यूशन है। कहता है हेल्थ केयर एनपीओ रिसीव 10 million from wealthy individual subject to the condition that this amount shall only be used for the acquisition of land for construction of the hospital in the specific village. Restricted. दूसरा हेल्थ केयर एनपीओ रिसीव 25 million contribution from the wealthy individual in the near 22. The sole purpose of the amount is to the support the NPO journal operation. अच्छा ये एक बार और भी, जनरल ऑपरेशन फॉर द ईयर 2002-4 एंड ये टाइम वो स्ट्रिक्ट कर रहा है। टाइम कितनी? 2004 और 5 के लिए है, 2004 और कभी कभी वो कह देता है कि है तो जनरल ऑपरेशन, है तो जनरल फंड, लेकिन उसने जो रिस्ट्रिक्शन है ना उसने लगा दी है कि 2004 और 2005 के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये भी कौन सा फंड बन गया? बी था, सी था? रिस्ट्रिक्टेड फंड। इसमें किस तरह की रिस्ट्रिक्शन थी? टाइम की रिस्ट्रिक्शन थी। तो ये इंपॉर्टेंट भी लिखो क्योंकि इसमें बंदा घूम सकता है। टाइम की जनरल ऑपरेशन के साथ रिस्ट्रिक्शन कोई भी लगा देना। आगे कहता है एन एजुकेशनल एनपीओ रिसीव्ड अ प्लॉट फॉर लैंड फ्रॉम मिस्टर सलमान सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट this land shall only be used for the construction of the primary education school to be run by that NPO. The fair value of this land is 12 million. तो आपको फंड तो मिल गया 12 मिलियन। लिखेंगे किस फंड के अंदर? वो लैंड आपने स्कूल के लिए इस्तेमाल करनी, रिस्ट्रिक्टेड फंड। नेक्स्ट, एन एजुकेशन रिसीव्ड अ प्लॉट फॉर लैंड, ये भी लैंड मिल रही है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दिस लैंड आर सेल प्रोसीड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल। कहता है ये जमीन या जमीन को बेच के जो पैसे आएंगे ओनली बी यूज्ड टू अचीव जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनपीओ। द फेयर वैल्यू ऑफ दिस प्लॉट इज 15 मिलियन, अनरिस्ट्रिक्टेड। ओनली तो लफ्ज लिखा हुआ है, लेकिन बताओ किस मकसद के लिए? जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनपीओ। जिस मकसद के लिए एनपीओ बनाई है ना आपने, यानी आप कहते हो जिन्हें हमने बच्चों को तालीम देनी है तो बच्चों की तालीम के लिए खर्च कर दो। तो ये जनरल, आपका जनरल पर्पज ही यही है, मतलब आप बच्चों को तालीम ही देते हो। तो वो कहता है कि अगर जनरल ऑपरेशन है तो ओनली का लाभ जरूरी नहीं होता। वो कहता है क्योंकि आईकैप ने इसी में तो घुमाना है और आईकैप को सही किया। जैसे वहां पर उसने जनरल ऑपरेशन कह के टाइम रिस्ट्रिक्ट कर दिया और इसमें ओनली का लफ्ज बोल के जनरल ऑपरेशन कह दिया। लास्ट वन इज एजुकेशन एनपीओ रिसीव्ड 50 million फ्रॉम अलुमनी डोनर्स। अलुमनी का पता है? नहीं? आपको पता है कि जब आप सीए कर जाओगे, अल्लाह करे जल्दी जल्दी भी कर जाओ, और आपको कहा जाएगा कैप्स अलुमनी, तो क्या हुआ? जो कैप्स के जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे क्या है? कैप्स के रोशन सितारे। ठीक है, तो बाद में चले अभी चाहे डिम सितारे हो, बाद में रोशन सितारे बन जाओगे। बाद में तो आपकी आंखें खुल जाती हैं, अभी जो खुलती नहीं है। वो कहता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द प्रिंसिपल बैलेंस शैल बी इन्वेस्टेड एज पर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड एनपीओ कैन नॉट बी यूज द प्रिंसिपल बैलेंस। However, NPO can utilize the investment earning to pay for things such as academic program, building new school facilities. देखिए, जिस मकसद के लिए मर्जी इस्तेमाल करो, सिर्फ इंटरेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो तो एंडोमेंट फंड है, जिसकी प्रिंसिपल अमाउंट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ जी, फंड के बारे में कुछ आइडिया हो गया? चलें जी,
उसके बाद आप बाकी कोई चीज ना पढ़ना चाहे जी क्लास के बाद उनके क्लास में तो आओ। चले कंट्रीब्यूशन मटेरियल एंड सर्विस, ये आपको अच्छा कोई भी नॉन कैश आइटम अगर हमें फंड के तौर पर मिलेगी, नॉन कैश आइटम फंड के तौर पर मिलेगी, उसकी फेयर वैल्यू हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमने गवर्नमेंट ग्रांट में भी पढ़ लिया होगा। फिर कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल है, ये चीजें आपको खुद कर लोगे, ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं, जो मैं कह रहा हूं बस वही पढ़ने है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये लाजमी पढ़ लेना जी। आ गया लेने जाना, आप टाइम बता दीजिए क्लास के बाद ही। क्लास के बाद क्लास खत्म होगी तकरीबन 11:30 बजे के बाद। 11 बजे के बाद टेबल करो। 12 बजे का देते 12 बजे नहीं 11:30 फिर सो। हाँ 11:30 चलिए। एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर, हाँ ये चीजें आना शुरू होगी। एक तो हो गया ना एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन, ये तो पता चल गया ना। एक है रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर द एक्सपेंस ऑफ करंट पीरियड, डायरेक्ट आपने उसको इनकम में लिख लेना। मैं बता देता हूं, पेपर में तो सवाल वो अच्छे बनाना चाहे तो बन सकते हैं। कहता है एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन आपने कैसे लिखना है, जितना एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन है ना फंड में ऐड हो जाएगा, और उसकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है जितनी री इन्वेस्ट करनी है वो फंड में ऐड हो जाएगी, बाकी की अमाउंट इनकम में चली जाएगी, बाकी की अमाउंट इनकम में चली जाएगी। दोबारा सुने, एक है एंडोमेंट फंड से स्टार्ट करते हैं। एंडोमेंट फंड आपको मिला, जितना एंडोमेंट फंड मिला सारे का सारा एंडोमेंट फंड में ऐड कर देंगे, मतलब एंडोमेंट फंड का कंट्रीब्यूशन मिला, सारे का सारा एंडोमेंट फंड में ऐड। उसकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है जितनी री इन्वेस्ट करनी है वो भी एंडोमेंट फंड में ऐड, जो री इन्वेस्ट नहीं करनी वो इनकम, वो जर्नल इनकम में चली जाएगी। दूसरा, आपको मिला इस महीने का कोई स्पेसिफिक खर्चा फंड के तौर पर, जो आजकल मैं मिसाल दूं कि आपको बिजली का बिल किसी ने डोनेट कर दिया, मतलब बिजली का बिल आपको आया, आपकी एनपीओ को किसी ने पे कर दिया। करंट ईयर का कोई भी एक्सपेंस किसी भी उसके लिए अगर कोई फंडिंग होगी वो सारी की सारी इनकम में जाएगी, एक्सपेंस में चला जाएगा और जो पैसा मिला वो इनकम में चला जाएगा। करंट ईयर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, ये आपके एमसीक्यू भी साथ साथ तैयार हो रहे हैं, करंट ईयर के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कोई फंड मिले करंट ईयर के लिए, तो उस फंड को किधर लिखना है, एक इनकम में लिखना है और दूसरा एक्सपेंस को एक्सपेंस में लिखना है। फिर रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सपेंसेस फॉर फ्यूचर पीरियड, वो कहता है कि ये फंड है अगले 5 महीनों का बिल है, 5 सालों का सब। अब इस साल का जो बिल है वो इनकम में, अगले 4 सालों का जो बिल है लायबिलिटी में, उनमें से 1 साल की लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, बाकी 3 साल। कहता है कोई भी फंड हो स्पेसिफिक, अगर आपको फ्यूचर टाइम के लिए भी मिलता है किसी भी खर्चे को मीट करने के लिए, तो जितना इस साल पर एलोकेट होगा वो इनकम, और जितना बाकी सालों पर होगा तो नेक्स्ट 12 मंथ करंट लायबिलिटी, मोर देन 12 मंथ नॉन करंट लायबिलिटी। फिर आ गया रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट, ये मैंने बता दिया हुआ है। कैपिटल एसेट के लिए जो फंड मिलेगा एक तो एसेट में जाएगा और दूसरा डेफर्ड कंट्रीब्यूशन के नाम से नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा। क्या होता है, जो कैपिटल एसेट्स के लिए आपको फंड मिलता है, एक नॉन करंट क्योंकि है ही एसेट, दूसरा किधर जाएगा, नॉन, वो फंड में नहीं जाता, याद रखिए। नेट एसेट्स की स्टेटमेंट में नहीं जाएगा और ना ही फंड की हेडिंग के नीचे जाएगा, वो किधर जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में। फिर जो एसेट होगा वो डेप्रिशिएट हो जाएगा और ये फंड अमोर्टाइज हो जाएगा ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, और अगर रेट गिवन है तो रेट अप्लाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना तो ठीक है, अगर आपको समय लग गई तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, कहता है कोई कंपनी का लोन पे करना था एनपीओ का, तो आपने लोन पे करने के लिए किसी बुजुर्ग अल्लाह वाले ने आपकी एनपीओ का लोन पे कर दिया, तो एंट्री पास क्या होगी, लोन डेबिट होगा,
क्योंकि लायबिलिटी खत्म होगी आपकी, और इनकम या फंड के नाम से फंड इनकम। लेकिन इन केस वो कहता है कि किसी नॉन करंट एसेट के पैसे देने हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि एसेट आपने उधार पे खरीद लिया था। जैसे ये इन केस ऑफ डेट वाज इनकर्ड टू फंड एक्सपेंसेस फॉर फ्यूचर पीरियड, कहता है कि अगर आपने लोन लिया हुआ था खर्चे पूरे करने के लिए, कोई एक्सपेंसेस आने थे, मिसाल के तौर पर अपने जो एम्प्लॉइज हैं या जो स्टूडेंट्स कह लें, उनके मेस का खर्चा आपके पूरा नहीं हो रहा था, तो आपने लोन ले लिया और ये कहा कि जब पैसे जब आ जाएंगे तो हम आपको दे देंगे। कहता है कि अगर एक्सपेंसेस के लिए आपने पैसे लिए हुए हैं लोन, एंड रिकॉग्नाइज एज अ रेवेन्यू एज अ रिलेटेड एक्सपेंस एज रिकॉग्नाइज्ड, मतलब क्या इसका कि जैसे जैसे आपके खर्चे हो रहे हैं ना, जो लोन वाला पैसा आपको मिल गया है फंड के तौर पर, वो बिल्कुल ऐसे जैसे फ्यूचर पीरियड के लिए ना मिल जाते पैसे, जैसे जैसे खर्चा होता जाएगा वैसे वैसे इनकम में लिखते जाओगे। सेम एज गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट इज अ टाइप ऑफ फंड, लेकिन वो एनपीओ को नहीं मिलती, बल्कि वो तो ट्रेडिंग एक्टिविटी को भी मिल जाती है। फिर वो कहता है, ये बारी बारी सारे पढ़ने हैं। नंबर 2, in case of debt was incurred to fund the purchase of capital asset depreciable, deferred and recognized as revenue, defer करना है on the same basis as a depreciation। ये तो वही बात हो गई ना, आपने लोन लिया था, लोन लेकर ना एसेट ले लिया, लोन लेकर एसेट ले लिया और फिर वो लोन किसी ने पे कर दिया, इसका मतलब है जो फंड आपको मिला है लोन पे करने के लिए, वो किस मकसद के लिए मिला है? एसेट के लिए मिला। तो एसेट ही समझो ना कि वही जो कैपिटल एसेट होता है, बिल्कुल सेम वही काम करता है। फिर कहते हैं इन केस ऑफ डेट वाज इनकर्ड परचेज ऑफ कैपिटल एसेट नॉन डेप्रिशिएबल, रिकॉग्नाइज द डायरेक्ट इंक्रीज इन, मतलब जाकर फंड में ऐड कर देना है, अदरवाइज रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू इन द करंट पीरियड। इसके कहते हैं दो काम है, या तो ऐसा करता है डायरेक्ट फंड में ऐड कर दो, या फिर उसने भी सरप्लस के नाम से अल्टीमेटली जाना तो उधर ही है। अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड एज एन इनकम इन द करंट पीरियड। तो ये एक दफा आपने पढ़ लेना है और ये सारी छोटी छोटी एग्जांपल्स आपने कर लेनी है। डेप्रिशिएबल हो, उनकी जितनी डेप्रिशिएट करेंगे उतनी ही इनकम, हाँ बिल्कुल, बाकी फंड पे, बाकी लायबिलिटी में कंट्रीब्यूशन फंड के नाम से। ये मेरे भाई एग्जांपल नंबर 3 से लेकर ना ये हर एक एडजस्टमेंट है, याद रखें। ये जो छोटी छोटी लिखी हुई ना एग्जांपल, ये आपकी एडजस्टमेंट्स हैं जो आपके एक सवाल के अंदर होती हैं। ये बाकी आपने ये एग्जांपल्स अगर खुद हाथ से ट्राई कर लेना तो आपको फायदा हो जाएगा कि आपको जो एडजस्टमेंट सवाल के अंदर आएंगी वो आपकी हल हो जाएंगी। उसके बाद इसके अंदर कोई चीज काम की नहीं है, बाकी चीजें हमने पढ़ ली हैं। फंड रेजिंग फॉर इवेंट, हाँ जी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाओ, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, IS2। IS16 सेम है, IS16 सेम है, IS2 थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक इसको भी इसने नहीं छेड़ा, और जिस दिन छेड़ दिया ना उसने, तो किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमारे यहाँ एक रिवाज सा बन गया है सीए के अंदर, पास पेपर की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हैं, और असल चीज जो प्रैक्टिस करने वाली है वो नहीं करते, और फिर मसला क्या आता है, दोनों लोग फंस जाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आ जाए और बंदे ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आई कैप दो चीजें इस्तेमाल करता है पेपर में, एक कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरा अंग्रेजी भी इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी कैसे समझ लगती है? पास पेपर के सवालों को प्रैक्टिस कर, और कॉन्सेप्ट समझ लगते हैं बुक को पढ़ के, और हमने बुक को छोड़ दिया, पास पेपर करने लगे। और क्योंकि टाइम ही होता है, जो सिर्फ बुक को पकड़ता है वो भी फंस जाता है, जो सिर्फ पास पेपर को पकड़ता है वो भी फंस। हाँ, जिस दिन पेपर जो पास पेपर करने वाला बच्चा होता है ना, वो ज्यादातर पास क्यों हो जाता है? प्रैक्टिस से। कॉन्सेप्ट उसके वीक होते हैं, प्रैक्टिस वो इतनी करता है कि 50 नंबर मिल जाते हैं उससे, क्योंकि आना तो बुक से ही है ना, और पास पेपर जो बने हुए हैं वो भी तो बुक वाले बने हुए हैं ना, तो वहां से जितने कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं ना वो वहां को कैप्चर करते हैं। अच्छा क्या होता है, बुक भी पढ़ो, अब बुक पढ़ने का टाइम तो है नहीं,
मैं वही चीजें हाईलाइट करवा रहा हूं, कम अज कम इतना पढ़ लें, और एक दफा तो पढ़ना है, 2 दफा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहता है मेरे भाई इन्वेंट्री के अंदर ना हमारा एक IS2 कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, वो तो IS2 है और ये तो ASNPO है। ये क्या कहता है? कहता है मटेरियल पे आए पहले, मटेरियल भी तो इन्वेंट्री होता है। कहता है when an NPO recognize contribution of material and goods, the cost of inventory shall be reflected fair value at that date of contribution। मिसाल दूं, कहता कोई मटेरियल आपको मिला है, आपने उसकी असल कीमत को नहीं देखना, उसकी जो फेयर वैल्यू है ना उसको समझ लेना है कि ये कंट्रीब्यूशन जो आपको चंदा मिला है। जैसे पेपर में एक सवाल आया कि आप ना हॉस्पिटल की बनवा रहे हो और बिल्डिंग, तो किसी ने आकर ना सीमेंट की बोरियां दे दी और सीमेंट की बोरियों की फेयर वैल्यू जी 65,000 है। तो वो जो 65,000 सीमेंट की बोरी हमें मिली है, तो वो उसकी जो फेयर वैल्यू वो हमारा कंट्रीब्यूशन है, वो हमारा फंड है। एक तो वो एसेट की कॉस्ट में भी ऐड होगा क्योंकि सीमेंट की बोरी कंस्ट्रक्शन पर इस्तेमाल हुई मटेरियल, एसेट की कॉस्ट में भी ऐड होगा, और दूसरा ये हमारा कंट्रीब्यूशन भी है। अगली बात कहता है टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट नो चार्ज या नॉमिनल चार्ज। इसका मतलब ये है कि आप हॉस्पिटल में मेडिसिन भी फ्री दे रहे हो या बहुत लो रेट पे दे रहे हो। जैसे ICAP भी कर रहा है ऐसा, SFS का प्रोग्राम, SFS के प्रोग्राम में क्या करता है, वो जो फीस चार्ज कर रहा है वो बाकी स्टूडेंट से कम चार्ज कर रहा है। एंडोमेंट फंड में वो एग्जामिनेशन फीस पूरी वेव कर रहा है ऑलमोस्ट, और इसके अंदर SFS के अंदर वो एक मिनिमम चार्ज लगाता है। बिल्कुल अगर किसी का मेडिसिन का बिजनेस है और हम करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, इसकी तो NRV है ही नहीं। NRV किसे कहते हैं? NRV किसे कहते हैं? फ्यूचर सेलिंग प्राइस। ये तो सेल ही नहीं कर रहे हो, मुफ्त में दे रहे हो। और दूसरा अगर बेच भी रहे हो तो पैसे बड़े कम ले रहे हो। अगर ऐसा है, अगर नॉर्मल सेल कर रहे हो फिर तो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी हो गया ना, फिर तो IS2 अप्लाई होगा। IS2 क्या कहता है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। लेकिन अगर आप फ्री में दे रहे हो, नॉर्मल सेल कर रहे हो, फिर IS2। फ्री में दे रहे हो या कम रेट पे दे रहे हो मार्केट से, ये लिखा हुआ है टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट नो चार्ज या एट नॉमिनल चार्ज। फिर क्या करेंगे? कहते हैं NPO shall measure the inventory at lower of cost and current replacement cost when they are held in the distributed no charge या nominal charge। कहते हैं फिर आपने किस पे चार्ज करना है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस। और आगे कहता है कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द गुड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट नो चार्ज या नॉमिनल चार्ज। ये तो पता चल जाएगा ना कि वो मेडिसिन, और एज इट इज वो एक टेबल बनाकर आपको दे देगा और आप कहेगा कि बताओ इसमें इन्वेंट्री वैल्यू क्या है या क्लोजिंग स्टॉक क्या है। तो कैसे फाइंड करना है? यहां पर देखें आइटम्स क्या है, पैनाडोल, न्यूब्रोल, इमोडियम, मोटेलियम, रिजिक्स। टाइप्स क्या? रिसीव्ड इन काइंड और परचेज फॉर कैश। मतलब ये आपको वैसे मिल गई और ये आपने खरीद के रखी हुई है। ऊपर लिखा हुआ है मेडिसिन ऑफ फॉर ऑल इन एन NPO विच प्रोवाइड्स मेडिसिन टू कम्युनिटीज लिविंग इन द अंडर डेवलप्ड एरिया एट अ, लो जी IS2 चेंज हो गया। अब क्या बन गया? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। उसने हमें कॉस्ट भी दे दी, उसने हमें NRV भी दे दी, उसने हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी दे दी, उसने हमें फेयर वैल्यू भी दे दी, 4 वैल्यू दे दी। और कहता है बताओ ये स्टॉक आपके पास मौजूद है, ये स्टॉक आपके पास, कहता है बताओ स्टॉक की वैल्यू क्या है। तो क्या कॉस्ट को प्लस करके लिख दे? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV कर दे? नहीं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो सादा सी बात है। और ये सवाल अगर आ गया ना तो ये लोग ना इसको ना सीरियस नहीं लेते। ये सवाल के अंदर एडजस्टमेंट भी आ सकता है। तो फिर हम ना कैसे लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और कॉस्ट ऑफ सेल जो होती है वो हमारे एक्सपेंस में चली जाती है। और जब वहां पर क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे तो ये वर्किंग होगी उसकी। क्या लिखते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, तो मुझे तो पैनल किस पे लिखोगे? ये आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट वो तो आपको इन काइंड मिली ना, तो आपको 28,000 हो गया।
और जो बगैर पैसों के मिलती है ना उसको फेयर वैल्यू पे लिखते हैं। जो फ्री में मिल जाए चीज उसको किस में लिखते हैं? फेयर वैल्यू पे। उसकी कॉस्ट है 28,000, उसकी एनआरवी है 6,000, उसकी कॉस्ट है सॉरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 26,000। हमने इसको देखना है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड ये दो कॉलम। नील ना लिख देना, जब भी कोई नॉन कैश फॉर्म में आपको चीज मिले उसको किस वैल्यू पे लिखा जाता है? उसकी कॉस्ट कौन सी समझी जाती है? फेयर वैल्यू। ये ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए, अभी नहीं देखना, अब देखिए, when NPO recognize contribution of material and goods, the cost of inventory shall be reflected the fair value at that date of contribution। कहते हैं जिस दिन वो किसी मेडिसिन कंपनी ने आकर आपको पैनाडोल के डब्बे देके चला गया, अब हमने पैनाडोल के डब्बे, उसकी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी? जो उसकी फेयर वैल्यू होगी। लेकिन हमने किस पे लिखना है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड। तो जनाब आ जाए जरा, सवाल आपका हो चुका है। नेग्रोल किस पे लिखोगे? 24,000 है, 24,500, 24,000। इमोडियम 12,000, 12,000। कौन से वाले 12,000? कॉस्ट वाले, अच्छा जल्द मजबे लिख। मोटेलियम 15,000, 14,700, 14,700। रिजिक्स 18,000, 18,300, 18,000। तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अगर एसेट में लिखोगे तो 94,700 लिखोगे, अगर कॉस्ट ऑफ सेल में लिखोगे तो फिर भी यही लिखोगे। किस पे लिखना है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, खुदा का खौफ कर यार, किस पे? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ऐसा कब करते हैं? ऐसा कब लिखते हैं? जब आप मेडिसिन या तो फ्री में दे रहे हो या बहुत ही मिनिमम चार्जेस लगा रहे हो। ठीक होगी बात? क्योंकि ये मिनिमम चार्जेस इसलिए रखे जाते हैं ताकि लोग ना एवं ही ना जेब में रखे मेडिसिन फ्री में मिल रही है ना, तो कल सर में दर्द होगा तो आज मेडिसिन ले लेती, तो फिर इसलिए वो थोड़े से चार्जेस रखे जाते हैं ताकि लोग कलेक्शन, ये तो वो फंड रेजिंग की चीजें हैं, ये डेफिनेशन है, इनको करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर टाइम अब तो टाइम है ही नहीं आप लोगों के पास, जिंदगी आप लोगों की बस थोड़ी सी रह गई है। लो मेरे भाई, सवाल हो गए खत्म। ये उसने फॉर्मेट बताया हुआ है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट हो गया, चेंजेस इन नेट एसेट का ये फॉर्मेट है जी, ये भी देख लो। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट, अच्छा फॉर द ईयर ये साथ ही लिख देता है, हमारे पास इतनी लंबी लाइन नहीं होती इसलिए हम नीचे लिख देते हैं। अगर आपके पास वहां पर टाइम हो तो फिर लिख देना, लेकिन टाइम से मुराद नहीं, अगर जगह फील हो, वरना नीचे ही लिख लो, कोई मसला नहीं। जनरल फंड, एंडोमेंट फंड, स्पेशल फंड, टोटल, ये वही अभी मैंने बनवा दिया जी फॉर्मेट। ब्रॉड ऑन, सरप्लस, ये आपको जो फंड मिला उसमें ऐड हो गया, जो इन्वेस्टमेंट इनकम मिली ये वो वाली है जो री इन्वेस्ट की है, क्योंकि दूसरी वाली तो इधर आती नहीं है। और ट्रांसफर टू फंड, एक फंड से निकाल के दूसरे फंड में ट्रांसफर कर दिया। चले मेरे भाई, आपके हमारे पास ना टोटल 2 सवाल हैं करने के लिए, एक पास पेपर में आया हुआ और एक ये एग्जांपल है। पास पेपर वाले भी सवाल इसके बुक के अंदर है, ठीक है, जिससे हम ये फंड वाली वर्किंग कर सकते हैं, सवाल हल कर सकते हैं, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा ये सवाल ना क्योंकि हल किया हुआ है, वो आप उसकी रिकॉर्डिंग ले लेना, मैं आपको पास पेपर वाला सवाल करवा, ठीक है। आओ जरा पास पेपर पे चलते हैं, और अगर आपने पास पेपर वाली ही फीलिंग लेनी है तो फिर पास पेपर से देख लेते हैं, और वरना ये बुक में भी है सवाल। अच्छा इस सवाल के अंदर मैं देख लेता हूं क्या उसने नेट एसेट्स बनाए हैं या नहीं। हाँ ये देखिए, ये लाजमी करना है। ये कौन सी एग्जांपल है भला? 17, ये लाजमी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसके अंदर ना वो सारी चीजें हैं, गिवन चीजें वही हैं, सवाल आपको आसानी से समझ में लग जाएगा। बाकी फिर चले एंड पे, कौन सा सवाल हमने निकाला था? 32। अच्छा कुछ लोगों ने तो इसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया था,
इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक एंजॉय करने वाला नहीं है। बैच 1 को ना मैंने ये शुरू में करवा दिया था, तो फिर टिका के करवाया था, और मजे की बात है फिर भी उन्हें भूल गया। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ महताब वेलफेयर। ये पास पेपर का सवाल है, शायद 2022 में आया था या 2023 की ऑटम अटेम्प्ट। अब इस सवाल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी हम पूरी करेंगे, और हम एक एक्स्ट्रा चीज बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, हॉस्पिटल बिल्डिंग, आपकी हॉस्पिटल बिल्डिंग बन रही है, 335 मिलियन उसके ऊपर खर्चा भी हो चुका है। कैश एट बैंक 60 मिलियन आपका, ये तो करंट एसेट हो गया, ये फाइनल अकाउंट ही तो है। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री मेडिसिन की और सप्लाईज की, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, ये आपको चंदा मिला है। अब देखने हैं जितना भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा ना उसके बारे में बताएगा, इतना चंदा फलाना है, वो चंदे को ना अलग अलग करेगा। जैसे सपोज दैट आप किसी एनपीओ के लिए फंड रेजिंग करते हो, मोस्टली ऐसा होता है लोग, ये जैसे शौकत खानम हॉस्पिटल है, वहां पर ना स्टूडेंट्स जो होते हैं, जैसे गर्मियों की छुट्टी होती है ना, तो डिफरेंट जाकर एक्टिविटी करके फंड रेजिंग करके आते हैं। जैसे वो चंदा इकट्ठा करके आए और वो ये कह सकते हैं कि जनाब ये वाला जनरल फंड है, ये वाला रिस्ट्रिक्टेड फंड है, ये वाला एंडोमेंट फंड है, तो वो कैटेगराइज कर देंगे जिस फंड की है। अब दोबारा जो कंट्रीब्यूशन डिफरेंट फंड का होगा डायरेक्ट जाकर ऐड होगा, और जनरल फंड वाला इनकम में जाएगा। हर कंट्रीब्यूशन का फंड अपने अपने फंड में जाएगा, और जो जनरल फंड होगा वो इनकम में जाएगा। आगे कहते हैं जनरल फंड ओपनिंग, ब्रॉडन आ गया जनरल फंड का। मेडिकल इक्विपमेंट, ये डेबिट साइड पर भी लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड पर भी लिखा हुआ है, ये क्या चक्कर है तैयब? मेडिकल इक्विपमेंट डेबिट साइड पर 320, क्रेडिट साइड पर 100, ये क्या है? मां सदके, ये कॉस्ट है, ये उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। चीकू ब्रॉडन कैडर होता है पिछले साल का बैलेंस और इस साल का बैलेंस, ये तो ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है, और एक ही साइड पर यानी एक एसेट है, उसकी डेबिट साइड उसकी कॉस्ट होगी, वो एसेट होगा, और उसकी क्रेडिट साइड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी। फिर आगे लिखा हुआ है मेडिसिन एंड सप्लाईज यूज्ड। अब यहां पर देखें, यहां पर आपकी इतनी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी हुई है, इतनी इस्तेमाल हो गई हैं। अच्छा, जो इस्तेमाल हो जाती है वो परचेज होता है या इनकम एक्सपेंस होता है? वो खरीदी कितनी है वो इसका भी नहीं पता। आगे अदर एक्सपेंडिचर्स हमारे 19 मिलियन है, पेएबल हमारे 17 मिलियन है, रिसर्च कॉस्ट 33 मिलियन है, रिस्ट्रिक्टेड फंड उसने ये नहीं बताया रिस्ट्रिक्टेड फंड अभी है कौन सा, लेकिन एक फंड है। लो जी, दो फंड हो गए, एक जीएफ और एक रिस्ट्रिक्टेड फंड, और सैलरी भी उसने बता दी। अब ब्रेकअप, ये जीएफ वाला ब्रेकअप नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टेड फंड का ब्रेकअप है। कहता है जो रिस्ट्रिक्टेड फंड ऊपर कितना है 180 है ना, उसका ब्रेकअप कहता है 120 मिलियन ना हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए है। तो ये कौन सा फंड हो गया? नॉन करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट वाला फंड किधर जाता है? नॉन करंट एसेट्स। और अब 335 मिलियन का फंड तो इस्तेमाल हो चुका है, 120 का इकट्ठा होके पड़ा हुआ है, ओपनिंग है ना, इतना इकट्ठा हो गया है। और एक है रिसर्च फंड 60 मिलियन। कहता है एज, जरा देखें, एज पर रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी MWH is required to allocate 20% of surplus of each year to research fund। वो जो सरप्लस आता है उसका जो 20% होगा वो हर साल किस में ट्रांसफर करेगा? रिसर्च फंड के अंदर। अब जरा देखिए ऊपर आए जरा, ये क्या लिखा हुआ? 33 रिसर्च कॉस्ट, ये एक्सपेंस में नहीं जाएगी। क्यों बोला? ये तो रिसर्च फंड का है ना, तो रिसर्च फंड का चंदा और रिसर्च फंड के एक्सपेंसेस वो रिसर्च फंड में डायरेक्ट प्लस माइनस हो जाएंगे या नेट एसेट्स की चेंजेस के अंदर आ जाएंगे। और जो बाकी चंदा है, जो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बाकी पैसे हैं, वो जिस जिस फंड के उधर उधर जाएंगे। आगे चलते हैं।
कहता है कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इंक्लूड 35 मिलियन रिसीव्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन। वो जो ऊपर कंट्रीब्यूशन पड़ा हुआ है उसमें से 55 मिलियन किस मकसद के लिए मिला? कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। इसका मतलब है वो इनकम में नहीं आएगा, क्योंकि जिस इनकम में सिर्फ वो फंड आएगा जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो करंट ईयर का होगा, जो जनरल फंड होगा। बाकी जो किसी स्पेसिफिक फंड का कंट्रीब्यूशन होगा ना, वो अपने फंड में जाएगा। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द ईयर MWH आल्सो रिसीव्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ये अब देखें, अगर किसी ने गौर से क्लास अभी वाली पढ़ी है ना, मैंने कहा है ना, मुझे लगता है इस दफा ना ये आज की जो क्लास है ये इंपॉर्टेंट है पूरे एनपीओ में। क्या कहता है? कहता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिला किसके लिए? 65 मिलियन उसकी फेयर वैल्यू थी हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए, विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो क्या करेंगे इसको? एक तो हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए हमें मटेरियल मिला है, एक तो उसके फंड में ऐड हो जाएगा और दूसरा उसकी कॉस्ट में भी जाकर ऐड हो जाएगा। अब ये तो इतना प्यारा सवाल ना हुआ क्योंकि 65 मिलियन गिवन है। वो ये कहता ना कि उसकी फेयर वैल्यू 65 मिलियन है, उसकी कॉस्ट तो इतनी है, फिर मजेदार बात होती कि कौन सी वैल्यू लेनी है। अब तो सिंपल वैल्यू ही एक है और हमारा रूल ही यही है, अगर एक वैल्यू हो तो वही ले लेते। आगे चलते हैं। MWH has completed the construction of hospital fund। कलो जी, बिल्डिंग भी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब जरा गौर से देखना, हमारे पास ऊपर कितना पड़ा हुआ है? कंस्ट्रक्शन कितनी हो चुकी है? 335। और कितना ऐड कर देंगे? 60। ऐसा है। हमारे पास फंड, इसका कितना फंड कितना खर्चा हुआ है? 180। वो जो ब्रेकअप किया था आपने 180 मिलियन का, 60 मिलियन रिसर्च फंड का था और 180 मिलियन उसके अंदर भी 130 120 और उसमें भी 65 ऐड हो जाएगा। क्यों भला? क्योंकि जो भी नॉन करंट एसेट का फंड होता है, एक वो अपने कंट्रीब्यूशन फंड में भी ऐड होता है और दूसरा वो एसेट में भी जाता है। डबल एंट्री होगी पूरी। आगे चलते हैं। अब ये वाला आपका हॉस्पिटल कंप्लीट भी, बिल्डिंग कंप्लीट भी हो गई है। कब हुई? इसका मतलब है 9 मंथ की डेप्रिसिएशन आएगी, इसकी डेप्रिसिएशन 9 मंथ की आएगी और इसकी अमोर्टाइजेशन 9 मंथ की आएगी। उसकी डेप्रिसिएशन और इसकी अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन 5% है बिल्डिंग की, 10% है अदर एसेट्स की। सवाल कंप्लीट। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल पोजीशन, और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ जनरेटेड नेट एसेट्स भी हमने करना है। तो पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें ना। आओ जरा इनकम ढूंढते हैं। मैं हाईलाइट करूंगा बस और फिर हम इनकम लिख देंगे। लो मेरे भाई, एक तो ये जो कंट्रीब्यूशन आपको रिसीव हुआ है, क्या ये सारा इनकम है या इसमें किसी और का भी हिस्सा है? कितना? 55 था। 55। और वो किसका फंड था? हॉस्पिटल का था, तो उसमें भी तो ऐड करो ना जाकर। वहां से निकाल के हॉस्पिटल के फंड में ऐड कर देंगे, वहां से निकाल के हॉस्पिटल के फंड में, हॉस्पिटल बिल्डिंग का फंड था ना, तो हॉस्पिटल बिल्डिंग के फंड में जाकर ऐड कर दें। आगे चलें जरा। तो बाकी जो आंसर कितना आएगा कंट्रीब्यूशन का? 281 माइनस 55 माइनस करो जरा, कितना? 226। ये आपकी इनकम है, पहली इनकम आपकी आ गई। 226 पहली इनकम आपकी आ गई। आगे देखते हैं। अच्छा, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों लिखते जाते हैं। आपका 335 का खर्चा हो चुका है और 65 इसके ऊपर वो सीमेंट लग गई, ठीक है। आपका वर्क इन प्रोग्रेस टोटल कितने का हो गया? पूरा। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? मल्टीप्लाई बाय 9 बाय, इसकी डेप्रिसिएशन भी हमारा एक्सपेंस है, इसकी डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है। कैश एट बैंक हमारा करंट एसेट में चला जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट में चली जाएगी। जनरल फंड हमारा फंड में चला जाएगा। मेडिकल इक्विपमेंट 320 में से 100 माइनस कर दो, उसकी डेप्रिसिएशन तो ले लो, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है ना। 220 मल्टीप्लाइड बाय 10%। लो जी, डेप्रिसिएशन 22 आ गई।
और इस 22 को एक तो एक्सपेंस में लिख दोगे, दूसरा एसेट में से भी माइनस कर दोगे। मेडिसिन एंड सप्लाईज यूज्ड एक्सपेंस में जाएगा, सीधा सीधा एक्सपेंस हो गया। अदर एक्सपेंस हो गए, पेबल्स करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। रिसर्च कॉस्ट एक्सपेंस में जाएगा या अपने फंड में माइनस होगा? अपने फंड में माइनस होगा, क्योंकि जो फंड के साथ लग गया ना वो फंड में जाकर प्लस माइनस होगा। ये तो फंड में चला गया। 180 मिलियन का ब्रेकअप हम कर चुके हैं। इसमें से जो 120 था उसमें एक 55 आ गया और एक कितना हो गया टोटल? 240 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 9/12 कितना आया? 9। इस 9 को क्या करेंगे? लायबिलिटी में से माइनस और इनकम में। 240 का आपके पास कंट्रीब्यूशन फंड बन गया बिल्डिंग का। 180 पहले, 120 पहले पड़ा था, 55 का चंदे में से आया और 65 का मटेरियल मिल गया। टोटल आपका फंड हो गया 240 का जो बिल्डिंग के लिए मिला था। बिल्डिंग वाला फंड बिल्डिंग में ऐड हो चुका है क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर ही है वो, क्योंकि जो कुछ उसके अंदर लग चुका है वो उसके अंदर है। और बाकी का जो फंड है, जो हमने फंड कहां पर लिखना होता है? नॉन करंट लायबिलिटी में। अब जरा गौर फरमाना, इसके अंदर जो नॉन करंट लायबिलिटी लिखी है इसमें से जैसे एसेट को डेप्रिशिएट करना है ना, इसको अमोर्टाइज करना है। 240 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 9/12, आंसर आ गया 9। इनकम में जाएगा और लायबिलिटी में से माइनस हो जाएगा। जितना भी आपको नॉन करंट एसेट का फंड मिलता है ना, उसको आपने लिखना होता है डेफर्ड कंट्रीब्यूशन के अंदर, और उसको फिर एसेट की तरह अमोर्टाइज करके ना इनकम में और लायबिलिटी में से। एक और चीज रहेगी बस, अगले साल वाली लायबिलिटी करंट में जाएगी और बाकी ये आप अलग कर लो, ठीक है, नहीं कितना से उसके कितना आएगा? 240 मल्टीप्लाई बाय 5% बस, क्योंकि 9/12 नहीं करना, क्योंकि 9/12 तो इस साल होगा ना, अगले साल के लिए तो 9/12 नहीं होगा। उसके बाद सैलरी हमारा एक्सपेंस। आपका सवाल हो चुका है। अब अभी जो मैंने इनकम हाईलाइट करवाई है ना, मुझे इनकम में लिखवा दो। एक कंट्रीब्यूशन था, टोटल कितना मिला था कंट्रीब्यूशन आपको? 281, लेकिन उसमें से 55 तो आपने माइनस कर दिया था, कितना बच गया? 226। फिर आपकी वो जो डेफर्ड ग्रांट अमोर्टाइज हुई है, अमोर्टाइजेशन ऑफ डेफर्ड कंट्रीब्यूशन, कितने से? 9 से। और कोई इनकम है? पूरे सवाल के अंदर इनकम ढूंढे। और कोई इनकम मुझे तो नजर आ रही है, अगर आपको आ रही है तो बता दें। और कोई इनकम नहीं है, ठीक हो गया, इनकम खत्म। कितनी आ गई इनकम आपकी? 2 एक्सपेंडिचर्स। ये पास पेपर का सवाल करवा रहा, और ऐसा ही होते हैं, बस डर लगता है बस पेपर से, सवाल आसान ही होते हैं। हाँ जी, एक्सपेंडिचर में भी हमने लिस्ट निकाल तो ली है। एक तो डेप्रिसिएशन है 2 की, एक तो पहले लिख लें, बाकी डेप्रिसिएशन एंड पे लिखते होते हैं हमेशा। कौन कौन से एक्सपेंस हैं? एक तो आ गया मेडिसिन जो यूज हुई है। मेडिसिन यूज कितनी हुई है? 76। कुछ अदर खर्चे भी लिखे हुए हैं, वो कितने हैं? 19। सैलरी भी है 53। डेप्रिसिएशन भी है। डेप्रिसिएशन 2 है, एक तो 22 थी मेडिकल इक्विपमेंट की, और एक बिल्डिंग वाली भी तो थी। वो आपने ये 400 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई 9/12, 15 आ रही है। और कोई खर्चा तो बताएं। और किसी किस्म का खर्चा नजर आ रहा है तो बता दें। खत्म हो गया तो इसको प्लस कर ले, आंसर आ गया 185। 185 सरप्लस 50। ये तो 8-10 नंबर का सवाल आ जाए तो ऐसे तो बड़ा होता है। देखिए, इनकम साफ साफ नजर आ रही थी, एक्सपेंडिचर्स भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। अब हमने बनाना है, क्योंकि पहले उसने एसओएफपी कहा है,
तो हम पहले अब एसओएफई बनाते हैं। एसओएफई में नॉन करंट एसेट लिखेंगे, मेरे ख्याल में दो ही है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितनी है भला, 335 प्लस 65 माइनस डेप्रिशिएट कितना हो गया 15 का, कितना आ गया 385। मेडिकल इक्विपमेंट 240 का बच गया था, -22, यही था ना, 320 था ना, हाँ 220, या 320 में से 122 माइनस कर दें 190। और तो कोई नॉन करंट एसेट नजर नहीं आया हमें, कितना आ गया 58। फिर करंट एसेट्स, पर ज्यादा तेज तो नहीं है ना ये तो, आप क्योंकि आप इतने बुरे बुरे सवाल कर चुके हो तो ये सवाल तो कुछ है ही नहीं। स्टॉक कितना पड़ा हुआ मेडिसिन का 14। उसके बाद और आपका एसेट क्या पड़ा हुआ, कैश 60, और कोई रिसीवेबल हो, उसके बाद कैश एट बैंक हो गया, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, मेडिसिन हो गई, अदर एक्सपेंडिचर्स हो गया, खत्म होगी बात, और तो कुछ भी नहीं है। चलें जी, इसका टोटल करके बता दो, 74 टोटल एसेट्स कितना है 657। अब आ जाए, मेन काम ये है फंड एंड लायबिलिटी। फंड सबसे पहले लिखना है जनरल फंड। जनरल फंड कितना है पता है, गिवन है सवाल के अंदर, कितना 332 प्लस 50, 332 ही है ना ओपनिंग, प्लस 50 माइनस कितने परसेंट रिसर्च फंड में ट्रांसफर करना सरप्लस। उसने कहा हर साल 20%, हर साल 20% सरप्लस आपने ट्रांसफर करना है रिसर्च फंड के अंदर, तो इसका 50 का ले लो 20%, 10। ये आ गया जनरल फंड 372, रिस्ट्रिक्टेड फंड, रिसर्च फंड नाम लिख लेते हैं। रिसर्च फंड आपका कितना पड़ा था 60, ओपनिंग 33 खर्च हो गया, क्योंकि हर फंड के इनकम एक्सपेंस अपने फंड में आएंगे, प्लस 10 कहां से आया भला जनरल फंड से, कितना आ गया एंड पे 30। और तो कोई फंड नहीं है ना, वो जो कैपिटल एसेट वाला फंड है वो फंड के अंदर नहीं लिखना, मैं बार बार कह रहा हूं, वो लिखना है नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। किसी भी एसेट का फंड के साथ नहीं लिखना बस। हाँ अगर एंडोमेंट फंड होता वो भी इधर ही आता। चलो कितना आ गया आंसर 409। फिर आ जाओ नॉन करंट लायबिलिटी जिसमें है कंट्रीब्यूशन फंड, वो जो नॉन करंट एसेट वाला है। हाँ जी मेरे भाई, कितना है हमारे पास फंड था टोटल कितना 120 प्लस 55 प्लस 65 माइनस 9 माइनस 12। ये 9 कौन सा माइनस किया, वो जो इनकम में चला गया, और 12 कौन सा माइनस किया, जो करंट लायबिलिटी में चला गया। अगर 12 माइनस ना भी करो तो गुजारा चल जाएगा। कितना आ गया 21 करंट लायबिलिटी। एक तो अकाउंट पेएबल होंगे कितने के 70, ऊपर से एक ये कंट्रीब्यूशन फंड का पोर्शन, कंट्रीब्यूशन फंड 12। लो जी टोटल फंड एंड लायबिलिटी खुदा का नाम माने, ये 409 भी तो ऐड कर 650। आपको पता है इसका तो आंसर नाम बराबर है तो बंदे की दिल की धड़कन बैठ जाती है, क्योंकि पूरा सवाल होता है, ऐसा लगता है दोबारा जिंदगी नई शुरू करनी पड़ेगी। समझ लगा, ये पास पेपर का सवाल है और 2022 या 23 के अटेम्प्ट में आया।
और इसकी पासिंग परसेंटेज तो जाकर देखो बहुत कम है। वजह सवाल का डर, सवाल का पैटर्न चेंज, वो भाई कुछ ना कुछ तो होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि आपका ना 40% जो पेपर होगा ना वो आपका मोर देन 70 to 80% हो जाएगा, मोर देन। और दूसरा 40% पेपर 50% होगा। और ये वो 20% पेपर होता है जो नहीं समझ लगता, इसमें हमने बैलेंस करना होता है कि जो आने वाला है उसमें से हो सकता है नंबर काट जाए, जो उसमें से ये 20% हमारा को 1-2 नंबर के लिए आता है ये कि 47, 48, 46 में हम ना फेल हो। जो बंदा 46 पे फेल होता है ना उसका यही वाला पोर्शन खराब होता है। चले सर, जी जो कंट्रीब्यूशन फंड है जी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए था, कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो गई है उसी साल में, तो इनकम हम क्योंकि वो बिल्डिंग अब इस्तेमाल होगी ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, तो उसका जो एक ही दफा पे सारी इनकम ना लिख लो, उसको भी अमोर्टाइज करो। जैसे मैं आपको कहता हूं मैंने आपको एक गाड़ी फ्री में दे दी, अब वो गाड़ी की कीमत है 12 लाख, आपने 12 लाख एसेट में भी लिख दिया, 12 लाख वैसे तो आपकी इनकम बननी चाहिए, लेकिन वो गाड़ी आपने 10 साल चलानी है, तो वो स्टैंडर्ड कहता है फिर आप ऐसा करो कि उसकी जो इनकम आपने लिखनी है ना वो भी ओवर द 10 ईयर अमोर्टाइज करो। रनिंग एक्सपेंस कौन सा? 10 साल चलानी है, लेकिन वो रनिंग एक्सपेंस नहीं है, 12 लाख की बात कर रहा हूं। रनिंग एक्सपेंस तो एक्सपेंस में जाएंगे। जो आज 12 लाख की आपको गाड़ी मिली है, फ्री में मिली, आपको 12 लाख का फायदा हो गया। अब वो 12 लाख का फायदा, वो गाड़ी जो आपने चलानी ना 10 सालों में, तो स्टैंडर्ड कहता है कि इस 12 लाख को भी 10 पे डिवाइड कर दो और उसको हर साल 1,20,000 ऐड करते जो इनकम। 55 आपने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में ऐड किया था, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में ऐड किया था जो कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड में से आया। नहीं वो मैंने ऐड नहीं किया था, मैंने 65 मिले थे, मटेरियल मिला था, बिल्डिंग का मटेरियल मिला था। 55 मैंने ऐड किया था, वो कंट्रीब्यूशन मुझे रिसीव हुआ था और वो रिलेटेड टू क्या था, बिल्डिंग। मैंने जनरल फंड से निकाल के बिल्डिंग के फंड में जाकर ऐड कर दिया। जो मटेरियल मिलेगा वो उस टाइम में यूज हो जाएगा। मटेरियल तो हम क्योंकि एसेट कंप्लीट हो गया ना, एसेट कंप्लीट हो गया मतलब मटेरियल कैपिटलाइज हो गया। 55 ऑलरेडी उसमें है। हाँ 55 ऑलरेडी है। सर 65 को फिर क्यों कंट्रीब्यूशन फंड क्यों लिखा है? 65 का तो मटेरियल है ना, मटेरियल टाइम यूज हो हाँ मटेरियल है ना, इस मटेरियल को आपने बिल्डिंग में इस्तेमाल किया, वो मटेरियल आपको फ्री मिला फंड के तौर पे। फंड तो वो बन गया, उस फंड को डेबिट किधर करना, जाकर किस में जाकर ऐड करना है, वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो गया। हमारी डबल एंट्री होती है ना, एक चीज वो एसेट बन गया, दूसरा वो फ्री में मिला तो फंड भी बन गया। अगर कैश देते तो एंट्री होती वो बिल्डिंग टू कैश, लेकिन कैश तो दिया ही नहीं, तो जब दूसरी एंट्री क्या बननी थी, फंड क्रेडिट होना था, तो वो फंड में जाकर ऐड हो गया। चले जनाब, ये तो सवाल हो गया आपका 2022 या 23 का। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अच्छा, बुक से ये सवाल अगर नजर आए ना तो बंदे को थोड़ी ज्यादा तसल्ली होती है, पास पेपर से नजर आए तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो पास पेपर निकालें जरा अपने, है ना सबके पास? चलिए जी, पास पेपर निकाल लें। 2000 FAR1 इसके सॉल्यूशन भी आपको ट्रांसफर मिल गए। अच्छा तरीका, सबसे अच्छा तरीका तैयारी का यही होता है कि पेपर वाइज आपके पास पेपर होने चाहिए, टॉपिक वाइज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि टॉपिक वाइज जब बंदा करता है ना तो बंदे को पता होता है यही टॉपिक है जो मैं कर रहा हूं। अगर पेपर वाइज बंदा तैयारी करता है ना तो फिर ये पता चल रहा होता है कि अच्छा मुझे कितने सवाल आते हैं और कितने नहीं आते। हर पेपर में सारे टॉपिक को बार बार देखने हैं। अच्छा, हम सवाल वहां से शुरू करते हैं, वापस आएंगे। क्योंकि कल मैंने सिर्फ और सिर्फ नॉन कंटेस्टेड को टाइम देना है कल, इसके बाद और भी 2023 सितंबर मार्च को देखते हैं कि मार्च को कौन सा सवाल आया था। मार्च पे जाएं, पहले मार्च आपका आता है या मार्च आ गया था? सही बताओ।
तो ये है यार। चलें जी, पहले इसमें देखो एनपीओ का क्या सवाल है। 8 है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। ठीक है जनाब, ये आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 30 है। थर्टी हमने नहीं किया ना, ये बुक का देख लो, यही है। और ये आपका होमवर्क है बुक का। एज टैक ये 30 होगा, ये 31 होगा। थर्टी हो गया था। नहीं, कौन सा सवाल है ये बुक का, कौन सा सवाल है? 30 और 31 दोनों। क्योंकि 29 को हमने कर एज टैक्स स्पोर्ट्स क्लब वाला सवाल नहीं है, होगा। अगर नहीं है ना तो ये कल आपको होमवर्क होगा। नहीं है, ठीक, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं समझ रहा था ये वो सवाल है। इसकी सबसे अच्छी वर्किंग है वर्किंग नंबर 3, ये लाजमी करना है। अगर कल आपसे ये सवाल ना हुआ तो फिर मैं करवा दूं, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम थोड़े मॉडर्न सवाल करें। ये पुराने लेवल का लास्ट क्वेश्चन आया था पेपर में, मेरे ख्याल में यहां पर ऑटम के अंदर आया नहीं था। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का सवाल आया था। ये आपको हो गया कैश फ्लो वाला? ये तो रेशो का। अच्छा, माजरत बनवा देता हूँ, वो जरूरी है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज नेट एसेट में क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है जनरल फंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड और टोटल। वो वाला फंड नहीं लिखना। ब्रॉड ऑन दोनों का कितना है? ब्रॉड ऑन कितना है? जनरल फंड का ब्रॉड ऑन कितना था? सॉल्यूशन देख के बता दो, बुक से ना बताओ, सॉल्यूशन में भी तो है। जनरल फंड का ब्रॉड ऑन कितना है? 332। रिस्ट्रिक्टेड फंड का कितना है? 180। टोटल कितना हो गया? 512। फिर क्या लिखते हैं? सरप्लस। कौन सा? ये है रिसर्च फंड। रिसर्च फंड वही रिस्ट्रिक्टेड है ना? दो शामिल क्या? बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग वाला इधर नहीं लिखना, बिल्डिंग वाला नहीं लिखना, तो बाकी रिसर्च फंड गया। होना चाहिए 60। हाँ, फिर वो 60 लिखो। सिर्फ रिसर्च फंड लिखना है ना हमने, बिल्डिंग वाले इधर नहीं आना। टोटल कितना हो गया फिर? 392। गॉट इट। अब आगे जाओ। सरप्लस कितना आया? 50। रेलिवेंट कॉस्ट या रिसर्च एक्सपेंस, रिसर्च कॉस्ट 33। वो किस में से माइनस होगी? सिर्फ जनरल फंड में से। इसको सरप्लस को मौके पे नहीं कर सकते ट्रांसफर? नहीं, ट्रांसफर करने का रूल ही यही है कि नेट एसेट में जाकर ट्रांसफर करें। अभी 50 लिखा है मैं वही कह रहा हूं, आप कहते हो कि हम इसका 20% माइनस करके लिख लें, लेकिन वो एक प्रेजेंटेशन में आपने ट्रांसफर की कॉलम बनाना होता, तो प्रेजेंटेशन में जरूरी है। तो इसके बाद ट्रांसफर कितना ट्रांसफर हुआ? 10। यहां से माइनस, यहां ऐड, और टोटल में क्या करेंगे क्योंकि वो इंटरनल ट्रांसफर हुआ। खत्म, क्लोजिंग बैलेंस। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, उसके अंदर एंडोमेंट फंड भी है। कितना आंसर आ गया? 372 और ये 37। टोटल 10। ये वही वाला आंसर आएगा जो फंड का हमने आंसर निकाला है।
तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट है। लेकिन अगर पेपर में उसने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट पूछा तो एक कॉलम और भी आएगा, वो होगा एंडोमेंट फंड, उसका एक ब्रॉड भी होगा, उसके अंदर नया कंट्रीब्यूशन भी आएगा, उसके अंदर फिर इन्वेस्टमेंट इनकम भी आएगी, कितनी, जितनी री इन्वेस्ट की है, और बाकी किधर जाएगी, इनकम में, वो जनरल इनकम में चली जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। और वो आपका एक सवाल मैंने, अब आपके मेन सवाल हो गए दो, एक आपने एग्जांपल लाजमी करनी है वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब वाली, और एक आपने ये क्वेश्चन नंबर जो ये 30 है, ये जो भी आपने एजटेक वाला 23 मार्च 23 का, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके अंदर आपको ना वो लाइफ टाइम मेंबरशिप में ना थोड़ा टाइम लगेगा, वो बहुत ही अच्छा यानी पसंदीदा क्वेश्चन है। ऐसे कैसे हो सकता है कि बुक में ना हो? चलो अब मैंने तो वही समझ रहा था, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था कि आप पर थोड़ी सी बर्डन डालते हैं। चले मेरे भाई, अब आ जाए फिर 2000 सितंबर 23 में फिर सवाल नहीं आया होगा। क्वेश्चन नंबर ये 10 पहला सवाल है इसका। किसका पहला सवाल है? मार्च 24 का? नहीं तो 23 में सवाल नहीं है, 23 में देखें जरा सवाल होगा। 2023 के दोनों सवाल देखें, उसमें कौन सा है? मार्च 23 में है, मार्च 23 में एजटेक वाला है जी 2022 के सवाल देखें, वो कौन से हैं? वो मैं जो भी आपने करवाया एक मेहताब वाला है और दूसरा भी एक होगा, और भी होगा, एक और बड़ा अच्छा सवाल आया होगा 2022 में। देखें कौन कौन से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 भी है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 है सितंबर के टाइम, सितंबर के टाइम, सितंबर कौन सी? 23 22 में। 22 में देखे जरा, मार्च में है मैं कहा था मेहताब वाला नहीं, एक और सवाल है, वो बड़ा अच्छा सवाल है। 22 सितंबर 22, छोटा सा। हाँ छोटा सा है, वो सवाल अच्छा है। सितंबर 22 क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ये सवाल है छोटा सा। उसने कहा था फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ, और मार्च 2024 में यही सवाल दोबारा आया, लेकिन उसने कहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ। मतलब जिस बंदे ने ये सवाल करके गया था ना, उसको आइडिया था सवाल करना कैसे, ठीक है ना। ये आपका बुक में भी सवाल है, ये आखिरी सवाल है आपके बुक का, आपकी बुक का आखिरी सवाल है। तो मैंने कहा पेपर से दिखाने का मकसद यही था कि चलो जो स्ट्रक्चर अच्छा लगता है बंदे को। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है? वो कहता है OFC आल्सो ऑपरेट्स अ कैंटीन, ऑल सेल्स एंड परचेज कैंटीन्स मेड फॉर कैश, और सैलरी फॉर कैंटीन सेल्समैन 90,000 इंक्लूडेड इन द पेमेंट। ये बिल्कुल ABC वाला सवाल है। इसमें बस उसने ये समझा होगा कि आपकी ABC याद हो गई है। कैसे? उसने बताया कि आपने SOFP बनाना है, और आपको इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे दिया। आपको पता है SOFP में क्या जाता है? कैरी ऑन, ब्रॉड ऑन गिवन है, क्योंकि पिछले साल का उसने 2021 दिसंबर 2021 की रिसीट एंड पेमेंट, दिसंबर 2021 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले आप ये बताएं, वो कहता है जी सब्सक्रिप्शन ये आपको मिली है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कितनी इनकम में जा रही है, 340। और कोई इंफॉर्मेशन बताई हुई है? नहीं ना। कहते हैं जो आपकी सब्सक्रिप्शन मिली है ना, अगर मैं सब्सक्रिप्शन का यहां पर लेजर बनाऊं, हमारा साल पता है कौन सा है? 2021। आपका इनकम में जो सब्सक्रिप्शन आई हुई है वो किस नाम से आएगी? इनकम एंड कितनी अमाउंट है? 345। 3450। गॉट इट। अगली बात, आपको जो 2000 कैश कितना मिला? कैश
बता सकते हो? कैश कितना मिला? 4160। ओ भाई ये रिसीट एंड पेमेंट है, रिसीट एंड पेमेंट से क्या मिलेगा? कैश ही तो मिलेगा। अभी ठहरो, क्या कोई एक्रूड या प्रीपेड है? कितना? जो आपने 2022 के पैसे लिए हैं वो तो एडवांस हुए ना, जो 2022 के पैसे लिए सब्सक्रिप्शन एडवांस, कितना आएगा कैरी ऑन? एडवांस का लायबिलिटी साइड पे कितना एडवांस लिया है? इसको क्लोज करो। अगर कहीं कोई बैलेंस आएगा वो रिसीवेबल का कैरी ऑन हो सकता है। अगर बराबर आ गया एग्जैक्ट, इसका मतलब है देयर इज नो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। किस साइड? इस साइड पर आ रहा है? लो मेरे भाई, आपको एसओएफटी के दो इंग्रेडिएंट मिल गए, एक करंट एसेट मिल गया, एक करंट लायबिलिटी मिल गया। करंट एसेट्स उसने नहीं बताया था, करंट लायबिलिटी उसने बताया था। डन होगी बात? बात वही है, जो एक दोनों में कोई चीज नजर आ रही हो ना उसका लेजर बनता होता है। जो किसी एक चीज में नजर आ रहा है तो उसका शायद लेजर ना बने। आगे चलते हैं। ज्वाइनिंग फी रिसीट्स है 2100। रिसीट क्या इनकम में लिखी हुई है या नहीं? पैसे मिल गए हैं लेकिन इनकम में नजर नहीं आ रही, मिलनी होनी चाहिए थी ना। तो इसका क्या मतलब है? हो सकता है एडवांस में मिली हो या फंड में ऐड करनी हो उसने, क्योंकि नीचे भी तो उसने कुछ नहीं लिखा। आपको 2100 की ज्वाइनिंग फी मिली है क्योंकि नीचे लाइफ टाइम मेंबरशिप है, कैंटीन है, ज्वाइनिंग फी कहीं नहीं लिखी हुई, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नजर नहीं आई। एक चीज मिल गई है लेकिन एडवांस में लिख दी, या तो लायबिलिटी में लिख देंगे या फिर इसको फंड में लिख देंगे। नेक्स्ट, कैंटीन सेल्स कितनी है? 720। यहां से आप देखिए 720 की सेल्स है और प्रॉफिट कितना है उसमें का? 30। यहां पर देखिए कहीं कैंटीन क्या होगा, कैंटीन की परचेज कितनी है? 700। और कोई कैंटीन की बात हो, एक आखिर में है उसकी सैलरी भी आपने 90 पे की हुई है और वो इसके अंदर शामिल है, इसमें से तो 90 निकालो ना पहले। अब आपने मुझे इस इंफॉर्मेशन से ना कैंटीन का स्टॉक फाइंड करके दे सकते हो। इस इंफॉर्मेशन से कैंटीन का स्टॉक फाइंड करके दे सकते हो। आपको सेल गिवन है, आपको प्रॉफिट गिवन है, आपको परचेजेस की अमाउंट गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आप बताएं। 10,000 मतलब कि 10। कैंटीन का प्रॉफिट गिवन है, कैंटीन की आपको सैलरी गिवन है, कैंटीन की आपको परचेज गिवन है, कैंटीन की सेल गिवन है। अच्छा एक बात और भी बताऊं, ये पहली लाइन तो आपको मैंने पढ़ाई नहीं, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है। पहला साल है, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, ओपनिंग किसी भी चीज का होगा ही नहीं, सब कुछ क्लोजिंग होगा। आओ जरा, अच्छा आपको ट्रेडिंग एक्टिविटी बनानी आती है ना? सेल कितनी है? 720 लेस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस, ऐसा ही है। और हमारे पास प्रॉफिट किसके बराबर होता है? प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है? सेल माइनस, आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया तो हुआ है वो 30 तो नेट प्रॉफिट है, सैलरी माइनस करके नेट प्रॉफिट आया होगा ना। वो एसपीएल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर नेट प्रॉफिट लिखते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 120। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 120। नहीं पता चला इसका? 120 में से 90 माइनस किया तो फिर नेट प्रॉफिट आ गया। तो आपका प्रॉफिट है 120, सेल्स आपकी है 720 और कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है आपकी होगी? एक्स। तो एक्स कितना आ गया? कॉस्ट ऑफ सेल आपकी 600 है, ओपनिंग स्टॉक 0 प्लस परचेज कितनी है? परचेज कितनी है? माइनस
x इज इक्वल टू, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 100 क्या हो पता चला ना? तो मेन तो वो ना कि आपने मिसिंग फिगर ही फाइंड की है। मेन आपने क्या करना है, मिसिंग फिगर ही आपको चाहिए बस। चलें जी, ये समझ लग गया? आगे देखिए फिर उसके बाद आप ऐसा करें कि आपके पास यहां पर देखें, आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिली है 1840, इनकम में सिर्फ 360 आ रही है, इसका मतलब बाकी लायबिलिटी में गई होगी। लाइफ टाइम मेंबरशिप मिली है 1840, इनकम में कितनी आ रही है? 360, तो बाकी किधर गई होगी? लायबिलिटी। कितनी लायबिलिटी में जा रही है? 14,1480 हमारी लाइफ। अपना लिखते जाओ, मैंने एंड पे सिर्फ इसका आपने वो फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। सैलरी, सैलरी आपने पे किया 640, पूरी सैलरी तो ये नहीं है ना, क्योंकि 90 तो उसकी है ना, बाकी कितनी बच गई? 550। लेकिन एक्सपेंस में 700 लिखी हुई है, कोई मसला है इसमें? 700 सैलरी बनती है, 550 पे करती है, कितना पेएबल? 700 और 550 का डिफरेंस, ये हमारा सैलरी पेएबल आ गया। ये क्या आ जाएगी? करंट। आगे तो देखो 990 का रेंट पे किया, लेकिन बनता 760 था, एडवांस पे कर दिया। 990 की पेमेंट है, एक्सपेंस में कितना लिखा हुआ है? 760, तो करंट एसेट कितना रह गया? 230। आपने इक्विपमेंट खरीदा है 2560 का, डेप्रिशिएट हो गया 200 का, तो बाकी 2360 नॉन करंट एसेट। 2560 का इस साल एसेट खरीदा था, क्योंकि है तो सारा यही साल, और डेप्रिसिएशन में कितना लिखा हुआ है? 200, तो बाकी नॉन करंट एसेट। फिर आगे फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब होता है आपने कोई बैंक में जमा करवा दी, कितने करवाए? 200, ये किधर जाएगा? नॉन करंट एसेट, सारे का सारा नॉन करंट एसेट। अगली बात, इस फिक्स्ड डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट नजर आ रहा है 150। क्या 150 आपका अगर मिल जाता है तो ओके, नहीं मिला तो ये रिसीवेबल। देखा ना, इनकम में नजर आ रहा है, जो चीज इनकम में है वो रिसीव होनी चाहिए, अगर रिसीव होगी तो ओके, नहीं रिसीव होगी तो रिसीवेबल। एक्सपेंस हमारी पेमेंट में नजर आना चाहिए, अगर पे पूरा हो गया तो ठीक है, पूरा नहीं पे हुआ तो पेएबल, ज्यादा पे हुआ है तो प्रीपेड। यही है सारी गेम। तो आपका अब एसेट देखें, फिक्स्ड डिपॉजिट किधर जाएगा? नॉन करंट एसेट में, और उसका इंटरेस्ट किधर जाएगा? करंट एसेट में। क्यों भला करंट एसेट में जाएगा? बनता है लेकिन मिला नहीं, बनता तो है, इनकम में लिखा हुआ है, लेकिन मिला नहीं। आगे देखें, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 1500 किधर जाएगी? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग नॉन करंट एसेट। फिर कैंटीन परचेज हो चुकी है, क्लोजिंग बैलेंस किधर जाएगा? करंट एसेट्स के अंदर। अब आगे आ जाए, जो चीजें सैलरी हो गई हमारी, रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, सरप्लस आपको पता है किस में जाकर ऐड हो जाएगा? फंड के अंदर। सब्सक्रिप्शन का काम हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारा हो गया, सवाल खत्म। 150 जाएगा या 202? 150, 202 कहां से आ गया? 10% पता नहीं, साल के शुरू में किया है, क्योंकि पहला साल है, हो सकता है थोड़ा सा लेट किया हो। अगर पूरा बनता होगा ना, तो फिर पूरा नजर आना चाहिए कहीं ना कहीं, रिसीवेबल में या इनकम में, किसी ना किसी जगह नजर आएगा। अगर मैं अब इसको सादा, हो गया ना नोट, अब आओ इसकी जो आप लोगों को प्रोफेशनल टेक्निक्स होती है ना, वो क्या होती है? प्रोफेशनल टेक्निक्स ऐसे सवालों की ना, जैसे ये सवाल पेपर में ना पहली दफा आया, तो जिसको समझ लगी तो उसका तो सवाल हो गया 5-10 मिनट के अंदर, जिसको सही नहीं समझ लगा बस वो दूसरी पढ़ता रह गया, टाइम खत्म हो गया। देखें जरा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी गिवन है, आपको पता तीनों के दरमियान लिंक होता है, तीनों के दरमियान लिंक होता है, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और
मैंने यहां से पहले इसको पकड़ा, ये मेरा एक्सपेंस लिखा हुआ है, इस साल का एक्सपेंस लिखा हुआ है, मैंने फौरन देखा क्या पेड भी है, पेड है तो सही, लेकिन सारा पेड, लेकिन जो ये 90 का एक्सपेंस है ना, वो भी इसके अंदर उसने लिखा है सैलरी ऑफ कैंटीन सेल्समैन अमाउंटेड 90 इन इंक्लूडेड इन, तो वो तो पेमेंट है ही उसकी, वो तो हम अलग लिखते हैं, इसमें से 90 निकाल दिया, बाकी बच गया 500, बस ये ट्रिक था। मैंने देखा 700 एक्सपेंस बनता है, पूरा पे एक मेरा आ गया जाएगा, एक सैलरी पेएबल मेरी करंट लायबिलिटी आ गई। फिर मैंने रेंट देखा, बनता है 760, लिखा हुआ कितना है, इसका मतलब है मेरा एक प्रीपेड रेंट भी आ गया, कितना 230। फिर डेप्रिसिएशन, जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन होगा तो कोई नॉन करंट एसेट भी होगा, तो मैंने देखा मेरा नॉन करंट एसेट है 2560 और 1500, ये तो कंस्ट्रक्शन है ना, तो इसको अभी कंस्ट्रक्शन ही रहने देते हैं, इसमें से 200 माइनस कर दूंगा, मेरा एनसीए आ गया, ये भी मेरा एनसीए है, ये भी मेरा, 3 मेरे नॉन करंट एसेट। अब आगे आया मैं सब्सक्रिप्शन का, मैंने लेजर बनाकर यहां से एडवांस यहां से मिल गई, और रिसीवेबल का मैंने लेजर बना लिया था। आगे देखें, फिर इंटरेस्ट के बारे में मैंने देखा, इसको मैंने फौरन देखा, मेरी इनकम में लिखा हुआ है, इनकम में लिखा हुआ है, क्या रिसीव भी हो गया, नहीं, इनकम में लिखा हुआ है लेकिन रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब है रिसीवेबल होगा फिर, तो ये मेरा करंट एसेट एक और मिल गया। लाइफ टाइम मेंबरशिप मिली है 1840, इनकम में नजर आ रही है 360, इसका मतलब है सारी लाइफ टाइम मेंबरशिप को हमने इनकम में नहीं लिखा, बाकी लायबिलिटी में लिखा होगा, तो लायबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास 1840 माइनस 300, और प्रॉफिट की कैंटीन के प्रॉफिट से हमने स्टॉक फाइंड कर लिया। अच्छा, जो कुछ हमने फाइंड कर लिया यही पेपर में लिख कर आ जाओ, 10 में से 6 नंबर से ज्यादा मिलेंगे, कम नहीं मिल सकते, जितने हमने फाइंड कर लिए हैं। अब ज्वाइनिंग फीस है, ज्वाइनिंग फीस को हम डायरेक्ट फंड में ले जाते हैं, क्योंकि उसने रिसीट में तो लिखा हुआ है, तो इनकम में भी तो आना चाहिए था ना, इनकम में वो नहीं आ रही रिसीट फीस, तो किस में ले जाएंगे उसको, फंड में ले जाएंगे। तो अब आपके पास फंड आ गया, सरप्लस सवाल के अंदर गिवन है, पहले एसेट में 3 नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट कौन कौन से हैं, एक प्रीपेड रेंट, एक 410 अमाउंट है, नजर आइए कहीं 410, वो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, ये भी तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है ना। तो करंट एसेट में एक आ गया हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, एक मेरा आ गया कैश एंड बैंक, एक मेरा आ गया प्रीपेड रेंट, कोई और करंट, और एक है मेरा इंटरेस्ट, 4 मेरे करंट एसेट आ जी। 50,000 10% फिक्स डिपॉजिट नहीं, हम नॉन करंट में लिखेंगे, वो लिखता तो लिखेंगे, हम किस में लिखेंगे, हाँ किसी जगह कोई निशानी मिल जाए ना, कि वो कहे कि ये अगले साल तक है, इतने महीनों के लिए है, तो फिर नहीं, उसने कुछ नहीं लिखा हुआ, तो फिक्स डिपॉजिट हम नॉन करंट एसेट। तो हम इसे एंडोमेंट फंड के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते किसको किसी को, किसको, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। नहीं, इंटरेस्ट एंडोमेंट फंड वो होता है जिसकी प्रिंसिपल अमाउंट हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, सिर्फ इंटरेस्ट इस्तेमाल कर, वो सवाल के अंदर बताया होगा, खुद से एंडोमेंट फंड कोई नहीं लेना जब तक वो ये बातें ना लिखे। 3 नॉन करंट एसेट मिले, 4 करंट एसेट मिल गए, टोटल 7 ही होंगे मुझे लगता है, एक और closing स्टॉक, क्या, Closing हाँ क्लोजिंग स्टॉक 5, ठीक होगी बात। उसके बाद चलते हैं, फंड मिल गया, 2100 ज्वाइनिंग फी को लिख देते हैं, उसमें सरप्लस जाकर ऐड कर देते हैं, उसके बाद लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं, एक तो है एडवांस सब्सक्रिप्शन, एक है सैलरी पेएबल, और मेंबरशिप लाइफ टाइम, बस चलो इसमें से कुछ भी ना हो, जो कुछ फाइंड हो सकता है ना, हमारा पहला टारगेट होता है हर सवाल के आधे नंबर पकड़, हर सवाल, उससे जितने ज्यादा हो जाए हमारा फायदा, कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर, सेम पैटर्न के ऊपर उसने सवाल दिया 2024 में, और उन्होंने कहा कि ये सवाल आपने इनसे करवाना है, ये देखिए
कहता है जी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नंबर भी एक काम कर दिया, कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इस सवाल के अंदर उसने किया क्या, कहता है 2023 का बैलेंस शीट दे दी, मतलब कि SO ओपनिंग क्लोजिंग, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया, और कहता क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाए। इसमें तो डायरेक्ट धड़ाधड़ लेजर बनाई जाओ, जैसे जिस इनकम और एक्सपेंडिचर के ब्रॉड और गाइड ऑन होंगे उसके बना लेंगे लेजर, बाकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को डायरेक्ट लिख देंगे, हमारा काम तमाम। नहीं समझ लगी? अब ये ABC वाला सही सवाल, वो वाला नहीं, ये वाला। जैसा कि अब देखें, हमारे पास इनकम चाहिए ना हमें, तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, सब्सक्रिप्शन को। ये रिसीट है, लो जी ये चीज पहली, एक ये एसेट वाली साइड पर होगी तो कौन सी होगी, सब्सक्रिप्शन एसेट वाली साइड पर लिखी हुई है, एडवांस है एक्रूड है, अल्लाह अकबर, एक्रूड जो एडवांस होती है वो हमारी लायबिलिटी वाली साइड पर होगी। लो मेरे भाई, जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया है ना, इससे आपको मिलेगी सब्सक्रिप्शन इनकम, लेजर बन जाएगा ना। फिर आगे चलते हैं, यहां पर टेनिस कोर्ट फंड लिखा हुआ है, किसके अंदर लिखा हुआ है, टेनिस कोर्ट फंड लायबिलिटी के अंदर लिखा हुआ है, जनरल करंट लायबिलिटी से भी ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये नॉन करंट एसेट का नहीं आपको फंड मिल रहा है, ये वो है। यहां पर देखें रिसीट के अंदर कितना लिखा हुआ है, 60। इसका मतलब है अगर मैं इसका लेजर बनाऊं, मेरा ब्रॉड कितना था 200, कैड ऑन कितना था 260, और कैश कितना था 60। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टेनिस कोर्ट फंड, इसका मतलब है देयर इज नो इनकम एंड एक्सपेंस। 200 का पहले पड़ा हुआ था, 60 और मिला, 260 का नजर आ रहा है। अगर कम होता तो इनकम, जो डिफरेंस आना था ना वही जाना था ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, डिफरेंस तो आया ही नहीं, तो इसमें कोई इनकम नजर नहीं। मैं कहां से सवाल हल करने लगा हूं, यहां से कर रहा हूं। इसको मैंने कंप्लीट कर लिया, इसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया। कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स, कंट्रीब्यूशन आपको कंट्रीब्यूशन मिला एनुअल स्पोर्ट का, नंबर 1 यहां पर देखें, कलर ही चेंज कर, 1 2 कंट्रीब्यूशन फंड, और कहीं नजर आ रहा है, लायबिलिटी में भी है, किधर है लास्ट में, और कंट्रीब्यूशन फंड कहीं नजर आ रहा है, खत्म। अब कंट्रीब्यूशन फंड को आपने किस तरह से डील करना है, आपको पैसे मिले कितने थे 49, एक्सपेंस कितना हो गया 180, और अभी 10 देने भी हैं, अभी 10 देने भी हैं, क्योंकि देखो ना एसेट होता तो रिसीवेबल होता, लायबिलिटी है तो पेएबल है। इसका मतलब है 180 पे कर दिए, 10 अभी देने हैं, तो ये एक्सपेंस है या नहीं, ये भी हमारा एक्सपेंस है। तो हमारा 49 ये लिख देंगे इनकम में, अलग अलग लिख देते हैं, और एक्सपेंस में कितना लिखेंगे 180 प्लस 10। आगे चलते हैं, एंट्रेंस फीस एनुअल स्पोर्ट इवेंट, किसी जगह कोई कुछ नहीं बताया तो डायरेक्ट इनकम, एंट्रेंस फीस का किसी जगह कुछ नहीं बताया हुआ तो डायरेक्ट इनकम लिख देना। टक शॉप रेंट, इसका तो पूरे का पूरा वो बनेगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। फिर स्क्रैप सेल्स, ये हमारी अदर इनकम में चली जाएगी। फिर सैलरी पे है, सैलरी का ओपनिंग क्लोजिंग है, एडवांस नहीं लायबिलिटी है, एडवांस भी है, तो इकट्ठा लेजर बना लो ना, लायबिलिटी को लिख देना क्रेडिट साइड पर, और एसेट को लिख देना डेबिट साइड पर, और सैलरी को लिख देना एफपीएल की जगह, जो सॉरी कैश की जगह 560, और बाकी जो डिफरेंस आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिर फिक्स एसेट्स, इसकी तो डेप्रिसिएशन आएगी, फिक्स एसेट का लेजर बनाएंगे, जो डिफरेंस आएगा डेप्रिसिएशन। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट हो गया। मिसलीनियस सप्लाईज, देखिए किसी जगह मिसलीनियस सप्लाईज की कोई और बात लिखी हो, यहां पर देखिए
क्या करेंगे, मिसलेनियस सप्लाईज का लेजर बनाएंगे, ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन, और जो पेमेंट की है वो किस नाम से आएगी, कैश के नाम से, और बाकी डिफरेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यूटिलिटीज, इसका भी लेजर बनेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है कहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखा जाएगा। कंस्ट्रक्शन फॉर टेनिस कोर्ट, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, ये तो नॉन करंट एसेट है, खत्म, डन। और ये 9 नंबर का सवाल आया था और रिपीट सवाल हुआ था। चले जनाब, आज के लिए फिर मेरे ख्याल में मोर देन इनफ है, ये नो के बाहर आना शुरू हो जाए कॉन्सेप्ट। अब आपने करना क्या है, कल का आपका टारगेट, मैंने कल नॉन करंट एसेट पे जाना है और आपके मसलों का हल बताना है। कल का टारगेट आपका, एक आपने करनी है मेरे भाई एग्जांपल नंबर 17 थी 18 थी 70, वो तो लाजमी करनी है, ठीक है, बुक से बस इतना ही करना है। और उसके बाद आपने 2024, 2023 और 2022 इसमें जितने एनपीओ के सवाल हैं वो आपने करने हैं अपने हाथ से। जितने एनपीओ के एक सवाल आज देखिए ना, 24 का है ये एक जो अभी हमने किया है, 2023 में भी एक सवाल है, वो तीसरा सवाल एक ही नजर आया ना, 22 में एक है। 22 में एक है, तो टोटल 24, 23, 22 में जितने सवाल हैं, एक है, 2 है, 4 है, 5 है, चाहे सारे हों, ये सारे आपने कर लेने, ठीक है। और वो अंग्रेजी भी पढ़ लेनी, आपका एनपीओ अब तैयार है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने करना ये है कि ये जो सवाल मैंने आपको बताए हैं ना, ये साथ साथ करने हैं। मैं आपको करवाऊंगा एनसीए और आपने करना है एनपीओ, ठीक है। और अगर बड़ा दिल करना है तो साथ कैश फ्लो वाला सवाल भी कर लिया करो या पढ़ लिया करो बस।